अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोगों ने मुझे एक छोटी सी बात बतानी है। आप में से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इसके पेपर की पहली अटेम्प्ट है, इससे पहले आप लोग कोई पेपर नहीं। हमारा तो पहला ही पेपर है, सही है। और तुमने पहला पेपर ही माशाल्लाह F5 उठाया, सही है। उसके बाद आपका सेकंड है। इससे पहले कौन सा पेपर दिया आपने? FR का पेपर दिया, सही है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर आपका हो गया, आइडिया हो गया होगा। और आपका? तुमने भी अभी FR दिया। इसका मतलब है तुम ही एक स्टूडेंट हो जिन्होंने पहली दफा जो है वो बेसिकली पेपर देना है स्किल्स के लेवल का, जिसके अंदर बेसिकली एक्सेल और वर्ड जो है वो अल्टीमेटली यूज होगा। और आप लोग जो है वो ऑलरेडी एक पेपर दे चुके थे, तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया एक्सेल वगैरह का हो चुका होगा, सही। चलो यार, फिर बात करते हैं। देखो यार, ये बात याद रखना कि सबसे पहले जो आपके पास पेपर है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, इसके अंदर एक बात तो आप लोगों ने सुनी होगी इसके बारे में एक नहीं, बहुत सारी बातें आप लोगों ने माशाल्लाह सुनी होगी। यार बड़ा टफ पेपर होता है, मानने वाली। ऐसा नहीं, मैं किसी यार देखो, मैं किसी भी जगह पे ना ये वाली बात नहीं करूंगा कि अगर एक चीज मुश्किल होती है तो मैं ये कहूँ नहीं यार ये आसान होती है। वो फिर गलत बयानी है मेरे ख्याल से, सही है। अगर हम पेपर को रैंक करें तो पेपर के रैंकिंग के अंदर ये पेपर F9 और F5 तकरीबन करीब करीब आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि F5 जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है और F9 कम डिफिकल्ट है। कुछ लोग इसका वाइस वर्सा भी कहते हैं, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी सी कम है। अगर हम रैंक करें पेपर को कि सबसे आसान पेपर कौन सा है स्किल्स का, तो वो स्टूडेंट्स की नजर में F4 का पेपर है। F4 के बाद फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर उससे मुश्किल पेपर जो है वो F7 का आता है। उससे मुश्किल पेपर जो है वो F6 का है, यानी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इजी है। फिर उसके बाद पेपर आता है F9 का। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं F5 का, सही है। F5 F9 लोग जो है वो एक दूसरी की जगह पे यूज कर लेते हैं। आखिर में ये बात मानने वाली है कि लोग ये कहते हैं कि यार F8 का पेपर जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है स्किल्स के लेवल के अंदर। तो एक ऐसा पेपर आप लोगों ने उठाया है जो कि बेसिकली कंपैरेटिवली बाकी पेपर्स के मुकाबले में मुश्किल है। तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि यार एक मुश्किल पेपर की तरफ क्यों जाए, एक आसान पेपर की तरफ क्यों ना चले जाए। वहां पे जाके रीजन ये है कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि ये पेपर दिए बगैर आप आगे जो है वो प्रोफेशनल पेपर्स की तरफ चले जाए, या ये पेपर दिए बगैर आप सोचे यार आपका इसी से कंप्लीट हो गया, नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली कि आज नहीं तो कल आपने F5 का पेपर देना तो है ना, आज नहीं तो कल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर देना ही। और जो कल डिफिकल्टी फेस करनी है वो आज कर ली। इसका फायदा क्या है? अगर आप इस लेवल के ऊपर आके F5 उठाते हैं, ये वाली बात मानने वाली है, इसका एक ड्रॉबैक है, पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसका एक बेहतर जो हमें बेनिफिट मिलता है वो ये कि अगर आप F5 का पेपर उठा लेते हैं अभी, क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम लोग क्या कहते हो, क्या बेनिफिट है इस वक्त F5 का पेपर उठाने का? हाँ भाई, क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नजर आता है इस वक्त F5 का पेपर देने का? कोई बेनिफिट? F2 फ्रेश फ्रेश, ये वाली बात मानने वाली है बात। अगर हमने अभी F2 दिया था थोड़े अर्से पहले, तो इसका मतलब है हमें अच्छी खासी चीजों का आइडिया है। और आज जब हम सिलेबस देखेंगे तो हमें ये भी आइडिया हो जाएगा कि वाकई में सिलेबस के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो असल में F2 से डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है। तो अगर हमने F2 के काफी लंबी अरसे के बाद हम F5 के पेपर की तरफ जाएंगे तो एक प्रॉब्लम ये होगी कि बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम स्किप कर देंगे, सही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग से निकल चुकी होंगी, तो हमें बाकायदा फिर से एक एक तरह से देखा जाए तो दोबारा फिर से F2 और उसके बाद जो है वो बेसिकली F5 की तरफ जाना पड़ेगा। अभी बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आप डायरेक्टली जो है वो F2 के कॉन्सेप्ट्स आपके बेहतर है, तो मैनेजरियल अकाउंटिंग में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा यार, ये अभी मार्केट के अंदर एक सिनेरियो बिल्डअप हुआ है F5 को लेट उठाने का, वरना 2009 2010 11 के दरमियान में क्योंकि पहले सीरीज हुआ करती थी F4 F5 F6, तो स्टूडेंट यही समझते थे यार पहले 4 देना है, बाद में 5 देना है, फिर 6 देना है, फिर 7 देंगे, 8 देंगे, 9 देंगे। बहुत हो जाता था तो स्टूडेंट ये कर लेते थे यार F4 छोड़ दो, पहले 5 6 7 दे दूंगा, सही है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पेपर्स होते हैं। F4 जो है वो थ्योरेटिकल है, तो पहले ये दे देते हैं, बाद में फिर F4 F8 और F9 की तरफ चले जाए। बाद में जब ये सीरीज बन गई ना बेसिकली लॉ की, PM, उसके अलावा FR TX और इसके अलावा डबल ए, तो फिर स्टूडेंट्स को आइडिया हुआ नहीं यार कि वो सीरीज नहीं है, वरना तो हमें लॉजिकली सीरीज ये लगती है F4 के बाद F5 F5 के बाद F6। तो फिर स्टूडेंट्स का माइंड जो है वो चेंज होना शुरू हो गया और स्टूडेंट्स को ये लगा नहीं यार परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर जो है वो बाद में नहीं है। तो मैंने तुम्हारे सामने दो बातें की है, एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि आपने पेपर उठाया जो डिफिकल्ट है, उसके अगेंस्ट में ये सोचो कि यार आज नहीं तो कल देना है, और फिर अच्छे माहौल के अंदर पढ़ लो कि वैसे ही रमजान आने वाला है, सही है, तो बंदा ये कहेगा यार बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हमारी कम हो जाती है रमजान के अंदर, फैमिली के साथ घूमना, इस तरह की बहुत सारी चीजें, वो फायदा हमें यहाँ पे हो जाएगा कि हम एक सर्टेन टाइम पीरियड जो है वो अपने पेपर के लिए निकाल सकते हैं, सही है। और एक फायदा जो बहुत बड़ा वो ये है कि यार F5 के कॉन्सेप्ट्स के अंदर F2 के अच्छे खासे कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व होंगे, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा अगर F2 अच्छा था तो मुझे F5 के अंदर वहां से हेल्प मिल जाएगी, ये सबसे बड़ा फायदा। अब
यहाँ पे जाके अभी आगे कोर्स आउटलाइन वगैरह सारी डिस्कस करेंगे। तुम लोगों ने, जिन लोगों ने पेपर दिया अभी, यानी आप दोनों ने क्या प्लान बनाया था पहले? अभी बाकी स्टूडेंट जब आएंगे तो उनसे बात कर लेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या प्लान बनाया था जब तुम एफआर का पेपर दे रहे थे? तुम लोगों ने क्या सोचा था हमें इफेक्टिवली कितना टाइम देना पड़ेगा? मतलब क्लासेस तो अलग, क्लासेस के 80-90 घंटे तो पहले ही अलग कर दो, उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा बाकी टाइम पीरियड कोई प्लान बनाया था कि यार इतने घंटे दूंगा तो एफआर का पेपर निकल जाएगा, डेली बेसिस के ऊपर इतने आवर्स दूंगा, या ऐसी कोई कैलकुलेशन वगैरह आप लोगों ने की हो? सही है। कोई टाइम पीरियड जैसे कि 3 आवर्स की क्लास हो और उसके अलावा अगर बंदा ये सोचे 2 घंटे रेगुलर पॉसिबल नहीं हो पाता। सही है। मगर ये है कि हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, समझ नहीं आया, आप वो सॉल्व कर लो। सही है। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आप एक नए उसके साथ आते हो। बिल्कुल सही है। आप बताएं। वीकेंड पे ऐसे थोड़ा तुम जॉब कर रहे हो? नहीं, सही है। जब होता है तो मेरा सही है, दिन तो वहीं पे निकल जाता होगा। सही है। वीकेंड नहीं, मेरी जुम्मा छुट्टी होती है तो मैं जुम्मे को 1 आध घंटा दे देता हूं, 2 वीक के बाद में हर हफ्ते 1 घंटा। अभी टेस्ट लगवाते थे तो वो मैं तुम लोगों ने एक घंटे में पेपर निकाल लिया यार, बड़ी बात है। मैं तो कुछ और सोच के बैठा हुआ था, मैंने कहा यार आज जाके कहूंगा इतने आवर्स लगेंगे, तुम लोग कहोगे सर इतने से आवर्स में कवर हो जाएगा। 15-20 मिनट। सही। अच्छा यार, हमने इसके लिए एक छोटी सी बात ये रखी है कि जब मैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर की बात करूंगा ना, तो यहाँ पे एक खास किस्म का मामला ये होगा, मैंने जो स्टूडेंट्स के सामने एक छोटी सी बात रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि यार तकरीबन जो हमारे क्लास टाइम है ना, जो हमारा क्लास टाइम है वो है अराउंड तकरीबन कोई 80 घंटे का। तुमने अगर एफआर की भी क्लासेस नोट डाउन करो ना तो तुम्हें लगेगा तकरीबन वहां पे भी 80 घंटे लगेंगे। एफआर का सिलेबस लेंदी है, पीएम का सिलेबस उतना लेंदी नहीं, टेक्निकल है, लेंदी नहीं है। तो 80 घंटे की क्लास, क्योंकि टेक्निकलिटीज है ना, तो लाजमी तौर पे 80 घंटे की क्लास उस हिसाब से तो भेज दी कि हमने 80 आवर जो है वो बेसिकली क्लासेस को दे दी है। बाकी टाइम पीरियड क्या होगा यार? मेरी नजर में अगर आपने पेपर निकालना है ना, मेरी नजर में अगर आप लोगों ने पेपर निकालना है तो आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अराउंड तकरीबन कोई, मेरी नजर में तकरीबन कोई 100 घंटे। अब तुम अगर 100 घंटे वैसे देख लो, अगर तुम 100 घंटे इस तरह देखते हो कि यार मैं आखिर में, अब तुम लोग कह रहे हो कि सर हमने आखिर में 20 दिन लगातार अच्छा खासा टाइम दे दिया, तो यार अगर आखिर के 20 दिन में डेली बेसिस के ऊपर 5 घंटे पढ़ता हूं तो जब भी 100 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर रोजाना 5 घंटे देता हूं लगातार 20 दिन तो ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाएंगे। कोई अगर ये सोचता है कि यार मैं एक काम करता हूं, जब तक मेरा सिलेबस चल रहा है, जब तक मैं 50 आवर्स तो एक्स्ट्रा दे देता हूँ, बाकी 50 आवर्स मैं आखिर के लिए रख लेता हूँ, वो भी अपनी जगह पे एप्रोप्रिएट है। और कुछ लोग इस तरह का फिनोमिना अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं यार हफ्ते में टोटल मिला के 3 दिन क्लास होनी है और 3 दिन होगा हमारा ऑफ। जिन 3 दिन के अंदर हमारा ऑफ होगा, अच्छा मैं कोशिश ये करूंगा, लेकिन इसके बारे में मैं गारंटी नहीं कह रहा, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि तुम्हारी क्लास ऑल्टरनेटिव डेज के अंदर। उससे फायदा क्या होगा? आज मंडे को एक क्लास हो गई, सपोज करो मंडे से स्टार्ट करते हैं, आज मंडे को एक क्लास हो गई तो ट्यूसडे का ऑफ आ गया, तो उससे फायदा ये होगा ट्यूसडे के अंदर तुमने चीजों को देख लिया, जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स वगैरह उसको रिजॉल्व कर लिया, ट्यूसडे को फिर अगला, यानी वो एरिया कंटिन्यू होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम कंटिन्यूअसली 3 क्लासेस रखेंगे और फिर 3 क्लासेस का ऑफ होगा तो उसके अंदर होता ही है कि चीजें पुरानी रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रह जाती है तो आगे जाके रिजॉल्व होती नहीं। तो आप लोगों ने जो बजट बनाना है ना, वो बजट ये बनाना है कि अराउंड तकरीबन आपने 100 घंटे दिए, और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि वो 100 घंटे देने का तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है। वो ये है कि मैं तुम लोगों को जो असाइनमेंट्स वगैरह दूं ना, वो हाथ के हाथ कंप्लीट करते हैं। यानी आज अगर मैंने क्लास के अंदर 2 क्वेश्चंस करवाए और मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन करने के लिए दे दी, मैं इतना ही काम दूंगा अराउंड जो 1-1.25 घंटे में कंप्लीट हो जाए। सही है, वो अगर मैंने आपको दिया तो वो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले तुम लोग कंप्लीट करते हो। अच्छा, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एक्सेल की प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए तो ये बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी एक्सेल की प्रैक्टिस नहीं है, या वो स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पे पेपर दे रहे हैं, वो एक्सेल की प्रैक्टिस डे 2 से स्टार्ट कर देंगे। मतलब कुछ क्वेश्चंस एक्सेल के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो वहां पे जाके हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना, यानी एक्सेल की प्रैक्टिस बीच में ऐड करना शुरू कर देंगे। तुम लोग एक्सेल के ऊपर पेपर दे के आ चुके हो, तो अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ना करना चाहो तो एक अलग बात। लेकिन ये बात मानने वाली है कि अभी तक तुमने जो एक्सेल के ऊपर कैलकुलेशन की है वो सिर्फ प्लस और माइनस की है, मल्टीप्लाई और फिर उस मल्टीप्लाई डिवीजन और इसके अलावा बाकायदा फार्मूलाज अप्लाई करना वो अभी नहीं आया। वो आई 5 में फर्स्ट टाइम पे आएगा, तो कोशिश करनी है हमने अपनी एक्सेल की स्किल्स को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें। सही है जी। पेपर है हमारे पास परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, तो मेरे ख्याल से इसकी हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, ताकि फिर मैं आगे जो है वो चैप्टर्स वगैरह आप लोगों को लिखवा दूं। यार रमजान में 2 घंटे की क्लास होगी, तो मैंने उसी हिसाब से 80 आवर्स को इस तरह एलोकेट किया हुआ है कि रमजान में 2 घंटे की क्लास होगी 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और बाकी दिनों में जो क्लास होगी वो 3 घंटे की होगी 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अराउंड। यानी आज की जो क्लास है वो मेरे ख्याल से शायद 3 घंटे की, देखते हैं अभी आगे जाके देखते हैं क्या करना है, लेकिन
अराउंड तकरीबन, अगर कल दूसरी क्लास होती है तो कल से 3 घंटे की कंटिन्यूसली क्लास होगी, बीच में ब्रेक लेंगे आधे घंटे का। अब वो ब्रेक के ऊपर 2 बातें होती हैं। पहली बात ये कि तुम मगरिब का और ईशा का 15-15 मिनट का ब्रेक ले लो, या फिर एक ब्रेक ले लो मगरिब का तकरीबन कोई आधे घंटे के करीब करीब, यानी 6:45 से लेकर 7:15 बजे तक, और फिर 7:15 से कंटिन्यू करके 9 बजे, फिर 9 बजे के बाद नमाज पढ़। तो ये दोनों ऑप्शंस मौजूद है, वो जो तुम लोग कहोगे वैसे कर लेंगे, लेकिन ब्रेक सिर्फ 3 घंटे की क्लास में आधे घंटे का होगा, ये नहीं। सही सही है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का पेपर है आप लोगों के पास। ये बातें सारी जो ट्यूटर की प्रोफाइल है ये इंशाल्लाह बाद में डिस्कस होती रहेगी। अभी आ जाते हैं फॉर्मेट की तरफ। तुम लोगों का जो एफआर का फॉर्मेट था सेम टू सेम वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन किस तरह एग्जामिन होंगे और कौन कौन से एरियाज एग्जामिन होंगे वो वाली बात देखी। अच्छा जी, हमारे पास जो सिलेबस है सही है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर होगा। आइडिया आप लोगों को 3 सेक्शन हो गए आपके पास, सही है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यार कुछ स्टूडेंट असल में फर्स्ट टाइम भी पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करें। पहला सेक्शन जो आपके पास आएगा, उस सेक्शन के अंदर आपके पास आएंगे 15 ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, ओटीक्यूज। सही है, जैसे क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी F2 के पेपर के अंदर सॉल्व करके आ चुके हैं। सेक्शन बी के अंदर होंगे तकरीबन केस बेस्ड ओटीक्यूज, इसको केस बेस्ड ओटीक्यूज भी कहते हैं, बल्कि टास्क क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। सही, इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 3 ओटीक्यूज आएंगे, हर ओटीक्यू के अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 2। अच्छा, जो लोग F2 का पेपर पहले देके आए उनको आइडिया होगा कि सर वहां पे जब क्वेश्चन आया करता था 10 मार्क का तो उसकी 5 रिक्वायरमेंट तो होती नहीं थी, कभी 7 भी होती थी। क्या ख्याल, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर उसने 7 रेशियोज पूछ लिए। 10 रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, सही है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी होंगी? 5। तुम लोगों ने अपनी एफआर का पेपर दिया होगा तो आइडिया भी होगा, हर क्वेश्चन की यानी हर केस बेस्ड ओटीक्यू की 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी, हर रिक्वायरमेंट के 2 मार्क्स होंगे, टोटल 10 मार्क बनेंगे एक क्वेश्चन के। तो यहाँ पे जाके 2 क्वेश्चन अपनी जगह पे कंप्लीट हो गए, 3 कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 60 मार्क्स यहाँ से रिलेट करते। सेक्शन सी, ये नया सेक्शन आएगा, ये F2 से रिलेटेड नहीं है। सही है, इस सेक्शन के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन भी कहते हैं, CRQs। हम आम से अल्फाज में ये कह सकते हो कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिकली आपके पास एक्सेल और वर्ड यूज होगा। अगर आपने इन क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन करनी होगी तो कैलकुलेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे? कैलकुलेशन के लिए आप यूज करेंगे बेसिकली एक्सेल। सही है, और यानी स्प्रेडशीट अगर आम से अल्फाज के अंदर कहा जाए। और अगर इसकी थ्योरी होगी तो उस थ्योरी से रिलेटेड जो एरिया आएगा उसके लिए आप यूज करेंगे नोटपैड या बेसिकली हम कह सकते हैं वर्ड। सही, जो थ्योरी है वो आपने टाइप करनी होगी और जो न्यूमेरिकल एरिया है वो आपने एक्सेल के ऊपर सॉल्व करनी है। मैं पुराने वाले एरिया के हिसाब से एक छोटी सी बात बता दूं यार, पहले तुमने वेरिएंस कैलकुलेट किए, सबने वेरिएंस कैलकुलेट किए, वेरिएंस के बारे में सबको पता। सेल्स वेरिएंस की बात कर ले, वहां पे सेल्स वेरिएंस का आंसर कैलकुलेट करके आंसर मार्क किया करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सेल के ऊपर बाकायदा सेल्स वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। सही, अब मैं सेलिंग प्राइस वेरिएंस की बात कर लूं क्योंकि उसका आसान सा फार्मूला था। मैं क्वेश्चन उठाऊंगा एक्सेल के एक सेल के अंदर, पहले नोट डाउन करूंगा कि क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है, फिर उसके बाद बजट सेलिंग प्राइस कितनी है, उन दोनों को आपस में माइनस करूंगा। सही है, उसको एक्चुअल सेल्स इन यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन वो सारा काम मैं एक्सेल के थ्रू करूंगा। अगर वो मैं एक्सेल के ऊपर कर रहा हूं तो वो F5 में कन्वर्ट हो गया, बस इतना फर्क। कैलकुलेशन में वो कैलकुलेटर पे करनी है, कैलकुलेशन भी यार ये तो बहुत बड़ा गुनाह है कि अगर एक्सेल सामने होते हुए भी आप कैलकुलेटर यूज करें। सही है, तो अब बात सारी की सारी यहाँ पे, हाँ वाकई में ये मतलब जो लोग एक्सेल और कैलकुलेटर सामने रखे तो फिर फाइनेंशियल कैलकुलेटर की जरूरत है क्या है जब आपके सामने एक्सेल खुला है? तो इसका मतलब कैलकुलेशन तुम सारी की सारी एक्सेल में करोगे, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इनका क्वेश्चन असल में कहने का हो सकता है मतलब ये हो, जैसा ये वाले जो क्वेश्चन होंगे इसकी कैलकुलेशन ये तो कैलकुलेटर के ऊपर बिल्कुल ऐसा ही। सही, तुम लोगों ने अभी रिसेंटली पेपर दिया, उन्होंने पेजेस अलाउ किए थे या पेजेस अलाउ किए थे ना? बड़े लंबे अरसे से ये वाला मामला चल रहा था कि यार स्टूडेंट जो है वो स्क्रैच पैड यूज करे। सही है, और इसके ऊपर बड़ा इंफेसाइज किया था कि यार पेपर ना जाए, सिर्फ स्क्रैच पैड ही यूज हो, कैलकुलेटर भी वो वाला यूज करें जो कि सिस्टम के अंदर मौजूद है। बड़ी कोशिश की इन्होंने लेकिन हो नहीं पाया इनसे। आज भी स्टूडेंट्स ये कहते हैं भाई स्क्रैच पैड, असल में वो जो सॉफ्टवेयर है ना पूरा जिसके ऊपर आपका पेपर एग्जामिन होगा वहां पे एक स्क्रैच पैड भी, तो स्क्रैच पैड के अंदर बाकायदा आप क्या कर सकते हैं, चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मसला सारा का सारा ये स्टूडेंट से ज्यादा इतने ज्यादा फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए वो आपको पेजेस दे देते हैं जिसके थ्रू आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करके इन 2 के आंसर्स तो मार्क कर सकते हैं। सही है, इसके लिए आपको एक्सेल यूज करना हो। अगर तुम अपने आंसर्स को चेक करने के लिए कैलकुलेटर यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड एरिया नहीं होता कि मैं उसको कैलकुलेटर में भी चेक करूं।
सही, ये 3 एरियाज है। पेपर का फॉर्मेट यहां से कॉपी कर लीजिएगा ताकि बाद में इसके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। आइडिया हो गया आपको? सेक्शन सी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो आगे लिखे हैं। बी के लिए भी है, बी के लिए नहीं? यार सेक्शन बी के लिए स्पेसिफिक टॉपिक, सेक्शन बी कैसे भी एग्जामिन हो सकता है, वो अभी आगे जाके मैंने अगली स्लाइड उसी के ऊपर बनाई। सबसे ज्यादा स्टूडेंट फंसते, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को टेंशन ही बात की होती है कि सर वो मेरे पास एक CRQ आएगा किसका, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, और उसके बाद जो है वो कैसे सॉल्व होगा। जी क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आप बता रहे थे डिफिकल्ट थी अगर आप थोड़ा लेट उसको एफआई को पे कर तो यही मेरा तो वो टाइम हो गया इंग्लिश में गया थे। हाँ सही है। अब तुम्हारा ये होगा कि तुमने F2 बड़े लंबे अरसे पहले किया था और अब तुम F5 के पेपर की तरफ आ रहे हो। उसमें तो है यार मैं तुम्हारा क्वेश्चन माइक पे बोल के आंसर नहीं सही। मैं मेरे ख्याल से तुम ये कह रहे होगे सर कि मुझे F5 पे कौन कौन से टॉपिक रिवाइज करने होंगे या मैं कैसे चीजों को आगे लेके चलूंगा, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखो यार एक सिंपल सी बात ये, यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आया, मैं चाह रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड हो जाए। वो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट की तरफ से कि सर अगर मैंने F5 का पेपर आज से 1 साल पहले दिया था, सही है, F2 का पेपर अगर मैंने आज से 1 साल पहले दिया था और अब मैं F5 का पेपर देना चाह रहा हूँ और F2 के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो मैं मिस कर चुका हूँ, तो अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो यार इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना कि जब हम F5 के किसी टॉपिक की तरफ जाएंगे ना, F5 के किसी भी टॉपिक की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करेंगे कि F2 दिए हुए आपको थोड़ा सा अरसा हो गया, चाहे आपने रिसेंटली ही क्यों ना दिया, और हम उस टॉपिक को जो कि F5 का टॉपिक होगा उसको उसके कोर टॉपिक के साथ मैच करने की कोशिश करें। जैसे कि आज जब मैं स्टार्ट करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो पहले मैं बात करूंगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, पहले मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जाऊंगा। F5 का जो डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो फेस इसीलिए करना पड़ता है कि बेसिक कॉस्टिंग के साथ हम उसको मैच नहीं करते। जब मैं टारगेट कॉस्टिंग करवाऊंगा आगे जाके तो उससे पहले मैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करवाऊंगा, जब मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करवाऊंगा उससे पहले मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करूंगा, मैं चैप्टर को लिंक करूंगा, तो पुराना वाला एरिया भी रिवाइज हो जाएगा और अगला आने वाला एरिया भी हो जाएगा, तो इंशाल्लाह इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी इसका आसान सा आंसर यही है कि हम इंशाल्लाह पुराने वाले एरियाज को भी हल्का फुल्का रिकॉल कर लेंगे, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं तुम्हें चीजें देता रहूंगा तो तुम उसके हिसाब से उसे सॉल्व कर सकते हो। सही, यानी कहीं पे अगर तुम्हें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पुराना वाला याद नहीं आ रहा होगा, कुछ पुराने वाले फार्मूलाज होंगे, उसको कहीं ना कहीं से मैं सपोर्ट कर दूंगा वीडियो लेक्चर्स के थ्रू या किसी ना किसी। अच्छा उसके लिए मैंने एक छोटा सा सिनेरियो ये भी बनाया था कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करनी होगी ना तो शायद हम, यानी कुछ स्टूडेंट्स को कोई खास किस्म की प्रॉब्लम होगी, उसके लिए हम संडे को 1 से 1.5 घंटे का सेशन भी रख सकते हैं, लेकिन वो होगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, उसके आवर्स जो है वो इस 80 आवर्स के अंदर काउंट नहीं है। तुम कहते हो सर मुझे एक्सेल के ऊपर ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हो रहा, सही है आपने करने के लिए दिया था, अब अगर मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँ तो हो नहीं रहा, तो मैं कहूंगा यार वीडियो रिकॉर्ड करने से बेहतर है मैं एक क्लास जो है वो ऑनलाइन क्या कर दूं, अरेंज कर दूं संडे वाले दिन 1-1.5 घंटे की क्लास, जो लेना चाहे वो ले ले, जो बाद में उसकी रिकॉर्डिंग देखना चाहे वो रिकॉर्डिंग, तो उससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कुछ चीजों की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मौजूद होती है, जैसे सपोज करो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मसला था या बजटिंग में किसी जगह पे इशू था या परफॉर्मेंस मेजरमेंट में कहीं पे इशू है पुराने वाले F2 में, तो मैं क्या करूंगा उसके कुछ वीडियो लेक्चर्स वगैरह शेयर कर दूंगा, तो तुम वो देख सकते हो, तो तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। लेकिन ये वाली बात मानने वाली है कि इनके मुकाबले में तुम्हें 15 से 20 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ते। सही, थ्योरेटिकल पोर्शन कितना आता है पेपर के हिसाब से बात करो या वैसे बात करो, यानी पेपर में एग्जामिन कितनी थ्योरी होगी और कितने न्यूमेरिकल होंगे इसकी बात करें, पूरे सिलेबस में थ्योरी कितनी है। यार इसको असल में ये 50-50% होता है, अगर तुम FR के पेपर की बात करो, टैक्स के पेपर की बात करो या PM के पेपर की बात करो, हर पेपर में 50-50% वाला सिनेरियो ही बिल्ड होता है, न्यूमेरिकल आधे होंगे और थ्योरेटिकल एरिया आधा होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो घबरा रहे होते हैं ना, जो नए नए स्टूडेंट्स आते हैं जो घबरा रहे होते हैं, वो बेसिकली यहाँ से घबरा रहे होते हैं कि सर हमें इस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमने एक्सेल और वर्ड यूज करना है, तो यार अगर तुम्हारे पास मैक्सिमम थ्योरी आती है 20% की, तो यहाँ पे 20% के लिए यानी पूरे पेपर के 20% के लिए तुम्हें एक्सेल यूज करना है और 20% के लिए वर्ड यूज करना है, बस इतना फर्क है। सही, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यार यहाँ पे बात हो जाए, थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि सर कहाँ से जो है CRQs ज्यादा बनने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन जो है वो मेनली कहां से आते हैं, बेसिकली सेक्शन C, D, E और F से। अभी आपको नहीं पता सेक्शन C कौन सा है, D कौन सा है, E कौन सा है और F कौन सा है, बट हाईली प्रोबेबल एरिया फॉर वन CRQ इज सेक्शन F। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सबसे ज्यादा क्या होता है बेसिकली एग्जामिन होता है, उसके अलावा OTQs
और केस बेस्ड OTQs किसी भी स्पेसिफिक एरिया से आ सकते हैं। इसको यहां से लिखने से ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, जब तुम अभी वो कोर्स की आउटलाइन लिखोगे तो वहां से कर लो तो ज्यादा बेहतर है। आ जाओ, अगर हम यहाँ पे कोर्स की आउटलाइन की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास टोटल सेक्शन बने, अगर आप देखेंगे आपको सेक्शन नजर आएंगे 7। यार इसमें ये वाला सेक्शन तो हम काउंट ही नहीं करते। कौन सा वाला? एम्प्लॉयबिलिटी का और टेक्नोलॉजी स्किल्स का। उसका मेन रीजन ये तो हर पेपर के अंदर ना बेसिकली उन्होंने एक्सेल का यूजेज और वर्ड की यूजेज के लिए 10 से 12 पेजेस दिए हैं कैपलान की बुक के अंदर, तो ये तो वही से कवर हो जाता है। यानी असल में देखा जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वाकई में आप कंप्यूटर लिटरेट है, मतलब आपको कंप्यूटर यूज करना आता है, एक्सेल वगैरह वर्ड वगैरह यूज करना आता है। इसकी तो प्रैक्टिस बाकी चैप्टर के साथ खुद ब खुद हो जाएगी। तो मेन एरिया हमारे पास है वो बेसिकली है ये 5। इसमें पहला एरिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक्स है। ये वो सेक्शन ए है जिससे आपके पास बन सकते हैं, मैं आसानी से समझाने के लिए इसको OTQs और MTQs कह दूं, मल्टीटास्क क्वेश्चन। सही, मल्टीटास्क क्वेश्चन और ओटीज का मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, और MTQs का मतलब यहाँ पे मल्टीटास्क क्वेश्चन। यहां से बनेंगे आपके पास OTQs और यहां से बनेंगे आपके पास MTQs। सही, यानी अगर देखा जाए सिंपल वर्ड के अंदर तो यहाँ पे 2 मार्क्स की क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 10 मार्क्स की क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन यहां से CRQ नहीं बनेगा, यहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। सही, अगर इस सेक्शन की बात करेंगे तो यहां से OTQs भी आ सकते हैं, यानी OTs भी आ सकते हैं, उसके अलावा केस भी MTQs भी आ सकते हैं, और यहां से CRQ भी बन सकते हैं। इसका मतलब अगर इस एरिया की तरफ मूव करें तो ये MCQs के अंदर भी एग्जामिन हो सकता है, या MTQs के अंदर भी एग्जामिन हो सकता है, और इसका 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। और सेम सिनेरियो अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, सेम सिनेरियो अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, और सेम सिनेरियो अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। लेकिन वो जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था ना, हाईली प्रोबेबल एरिया जो है, यानी जो सबसे ज्यादा एग्जामिन हुआ है कहां पे, CRQs के अंदर, वो आपके पास है परफॉर्मेंस बेस्ड। यानी अगर हम बात करें ना तो अराउंड 2007 से लेकर, बहुत पुरानी बात हो गई, तकरीबन कोई 15 साल गुजर गए, 2007 से लेकर 2022 की आखिरी अटैम्प्ट आप ने देखी, और उसके अलावा अभी अगर आप बात कर लेते हैं बेसिकली मार्च की अटैम्प्ट, तो तकरीबन 15 साल का एरिया। 15 साल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि CRQ के अंदर परफॉर्मेंस मेजरमेंट एग्जाम नहीं, तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा एग्जामिन होता है, हाईली प्रोबेबल एरिया। कभी हो सकता है तुम लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि ये इसका क्वेश्चन एग्जामिन ना हो, लेकिन पॉसिबल नहीं, इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जामिन होता है। इसके अंदर भी बाकायदा पार्ट्स है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है बाकायदा। अच्छा, उसके अलावा बाकी अगर देखा जाए, इसके साथ एक और क्वेश्चन ऐड होना है, यदि एक CRQ तो यही से बनेगा, एक क्वेश्चन और ऐड होगा, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी हो सकता है, वो बजटिंग से भी हो सकता है, और वो परफॉर्मेंस वो आपके पास जो है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग से भी हो सकता है। बाकी यहाँ से जो है वो CRQ एग्जामिन नहीं होगा। मैं स्टार्ट यही से करूंगा। तो मैं जो कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि आप एक्सेल का थोड़ा बहुत यूजेज बढ़ाएंगे, तो ये एरिया जो पहला वाला एरिया है, सेक्शन बी, या अगर एग्जामिन नहीं भी हो सकता है एक्सेल के ऊपर, फिर भी हम इसके कुछ क्वेश्चन एक्सेल के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो एक्सेल के ऊपर स्ट्रांग हो जाए, ताकि आगे जाके जब CRQs वाले क्वेश्चन करें तो हमें प्रॉब्लम ना। तो हमारा पूरा का पूरा एरिया क्या बना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सिंपल सी बात ये कि अगर हम बिल्कुल सिंपल से वर्ड से बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि यार आपके पास जो सेक्शन बी है, सही है, वो एग्जामिन हो सकता है ए यानी कि OTQs के अंदर, वो एग्जामिन हो सकता है बी यानी कि MTQs के अंदर, लेकिन वो सेक्शन सी के अंदर एग्जामिन नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो ये ए, बी और सी तीनों के अंदर एग्जामिन होगा। अच्छा, स्टार्टिंग वाले एरिया की बात कर ले, स्टार्टिंग वाला एरिया भी बेसिकली ए और बी के अंदर एग्जामिन होता है, इसका भी आज तक कभी CRQ बना नहीं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इसका मतलब है यहाँ से CRQ नहीं आएगा, ये 100% कंफर्म है। मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल 100%, लेकिन यार एक चीज का एडिशन हो सकता है। वो क्या हो सकता है? जैसे सपोज करो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की 3 मार्क्स की कैलकुलेशन किसी CRQ के अंदर जाके ऐड हो, इससे हम एग्जामिनर को रोक नहीं सकते। सही, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आएगा, सही है, टारगेट कॉस्टिंग का फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ किसी जगह पे टारगेट कॉस्टिंग अगर 2 से 3 मार्क्स के लिए यूज हो गई, आप उसे मना नहीं कर सकते। सही, वो एग्जामिन हो सकता है। चैप्टर्स लिख लेने पर सेक्शंस लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। टोटल मिला के आपके पास 7 सेक्शंस आ रहे हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है।
कौन से सेक्शन में वो F2 से रिलेट करते हैं? यार उसके लिए फिर इंशाल्लाह ये अगली वाली स्लाइड की तरफ अगर मूव कर देंगे तो वो ज्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। वहाँ पे चैप्टर की पूरी डिटेल है, फिर वहीं पे हाथ के हाथ बताता रहूंगा कौन सा F2 से रिलेट कर रहा है, कौन सा F2 से रिलेट कर रहा है। तुमने MA2 का पेपर दिया ना? हाँ, कुछ ऐसे चैप्टर है जो MA2 से रिलेट करते हैं, F2 से रिलेट नहीं करते हैं। जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग है, अब वो MA2 में था, F2 में नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, वो MA2 में था, F2 में नहीं था यहाँ पे। तो ये हमारे एक स्टूडेंट है जो MA2 नहीं करके आए थे, तो मैंने इनको उसी वक्त ये वाली बात कही थी कि यार MA2 के ये वाले टॉपिक जो है ना वो आगे जाके F5 में जरूर हेल्प करेंगे। है 2-3 टॉपिक्स है। जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो जरा मुझे आवाज कंफर्म कर दीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है? आ रही है सर? जी जी सर आ रही है। सही है। अच्छा, ये आगे जो चैप्टर्स है ये इंशाल्लाह भी जब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे ना, तो मैं इंशाल्लाह फिर कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है वो ये वाला एरिया हार्ड कॉपी के अंदर भी प्रोवाइड कर दूं, ताकि जो है वो आप लोग इसको आराम से बाद में बैठ के भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम नंबर्स ऑफ चैप्टर्स कॉपी करने लग गए ना तो फिर उसमें हो जाएगा काम। उसको सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसकी हार्ड कॉपी में इंशाल्लाह जो है वो ब्रेक के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। होगी कॉपी? सही। तो यहाँ पे एक समझने वाली बात सिर्फ यही है कि CRQ जो है वो स्टार्टिंग के 2 एरिया से नहीं बनेगा। पूरा सिलेबस 42 के अंदर टेस्ट हो सकता है, पूरे सिलेबस से एमसीक्यूज बन सकते हैं, लेकिन पूरे सिलेबस से CRQs नहीं बन सकते। CRQ सिर्फ यहाँ से ही बनता। पहले जब बना करता था तो वहां पे थोड़ी आसानी ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का CRQ सॉल्व करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल बाकी एरियाज के CRQs को सॉल्व करना। यार असल में बात पता क्या है, हाँ ये वाली बात है, ये जब से इन्होंने जो है वो बेसिकली डिटेल अभी आएगा ना तुम्हारे पास एग्जामिनर का डिटेल फीडबैक तुम्हारे रिजल्ट्स के बारे में, पहले तो नहीं आता था, अब आना शुरू हो गया। तो अब स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव चेंज होता जा रहा है। हमने स्टूडेंट से बहुत सुना है कि यार मेरे सर CRQs बेहतर नहीं हुआ तो मेरा पेपर रुक गया, जबकि जब अभी डिटेल रिजल्ट आया था ना लास्ट टाइम दिसंबर के अंदर देना शुरू कर दिया था इन्होंने, तो जब डिटेल रिजल्ट आया ना, जब जाके पता लगा ऐसा नहीं है कि आपका पेपर सिर्फ इस वजह से रुकता है क्योंकि आपके CRQs उतने बेहतर नहीं हुए, बल्कि हर जगह में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है। लोग सारा का सारा बर्डन जो है ना वो CRQs के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे अभी तुम्हारा जो SR का पेपर तुम लोगों ने दिया है उसके अंदर CRQs की वजह से तुम्हारा पेपर ना निकलेगा ना रुकेगा, मतलब वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट जरूर करेगा। सही है, जब पेपर का एवरेज बनेगा ना तो एवरेज तकरीबन तीनों का मिला ही बनेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अंदर अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर मेरी कमेंट्री इतनी बेहतर नहीं थी तो मेरे उतने मार्क्स नहीं आए, जबकि स्टूडेंट हमारी इंग्लिश समझ जाता है लेकिन हमारी कैलकुलेशन समझ में नहीं आती उसको कि वो कहाँ से रिलेट कर रही है। आगे की तरफ मूव करें, आइए चैप्टर देखते हैं। भाई अब पुराने वाले चैप्टर्स के बारे में आप लोगों को आइडिया है तो रिलेट कर सकते हैं। सही, पहला चैप्टर जो आप लोगों के पास आ रहा है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। ये चैप्टर वो है जो कि ऑलरेडी आप लोग F2 में देख चुके हैं। सही है, ये एक पुराने वाले एरिया से रिलेट कर रहा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की एडवांस फॉर्म क्या है आपके पास? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो पहले जब हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ, तो पहले हम रिकॉल करेंगे हल्का फुल्का एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ लिंक करेंगे किसको? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। जब दोनों का लिंकेज बन जाएगा तो वाकई में पता लग जाएगा यार एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इन सिचुएशन के अंदर यूज होती है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन सिचुएशन के अंदर यूज होती है। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आगे प्रैक्टिस की तरफ देखिए। इसी तरह जो अगला चैप्टर है आपके पास वो है टारगेट कॉस्टिंग का। टारगेट कॉस्टिंग कंप्लीट करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की बात करेंगे, फिर उसके बाद टारगेट कॉस्टिंग के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, उसको लिंक करेंगे उसका पुराना वाला एरिया कौन सा था। फिर आपके पास लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की अगर हम बात करेंगे
तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रही होती है। पहले हम पीरियड वाइज प्रॉफिट की बात करेंगे, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बाकायदा पीरियड्स के प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 2021 का प्रॉफिट निकालते हैं, 2020 का प्रॉफिट निकालते हैं, 2019 का प्रॉफिट निकालते हैं। यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालेंगे प्रोडक्ट वाइज, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फिर अगला एरिया जिसका नाम है थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग से पहले हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर की बात करेंगे। याद आ रहा है कुछ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर? सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के बाद हम बात करेंगे असल में थ्रूपुट अकाउंटिंग क्या है। जब तक हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर के साथ थ्रूपुट अकाउंटिंग को लिंक करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, जब तक वो उतना बेहतर बनेगा नहीं, मतलब वो सेंस क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल आखिर में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंट, ये 5 चैप्टर मिला के बनेगा बेसिकली आपका पहला सेक्शन। सही। अब यार इसके बारे में एक बात सुन लेना, ये वो पहला सेक्शन है जो असल में यूज टू होने के लिए हम सबसे पहले करवाते। सही है, ताकि आपका रिलेशन फ्लो के अंदर आ जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फ्लो के अंदर आ चुके होते हैं फिर उसके बाद आगे की तरफ मूव करते हैं। खैर, दूसरा एरिया आपके पास डिसीजन मेकिंग का, इसके ऊपर भी देखते हैं कुछ पुराने वाले चैप्टर। याद है आप लोगों ने पहले रेलेवेंट कॉस्टिंग देखी है, वो रेलेवेंट कॉस्टिंग यहाँ पे भी है लेकिन काफी एडवांस फॉर्म के अंदर है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, आपने जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देखा है वो देखा है सिंगल प्रोडक्ट। आपने निकाला ब्रेक इवन, याद होगा आप लोगों ने टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, उसके अलावा आप लोगों को याद होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर चुकी है, और उसके अलावा आपने मल्टीपल चार्ट्स बनाए। अब यहाँ पे जो एरिया आएगा वो आएगा मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ब्रेक इवन एनालिसिस है नहीं, ब्रेक इवन एनालिसिस दिया और मल्टी प्रोडक्ट दिया। सही। अगर कोई MA2 करके नहीं आया तो यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्टिंग दोबारा से MA2 वाली है, क्योंकि यार अगर देखा जाए तो रेलेवेंट कॉस्टिंग क्यों इन्होंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट हो रहा है, अगर देखा जाए उसका एक खास किस्म का रीजन है। कोई रीजन बता सकता है कि ये चैप्टर इन्होंने यहाँ पे इनिशियल स्टेज से क्यों स्टार्ट किया? रेलेवेंट कॉस्टिंग और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस F2 में नहीं था। अच्छा, और सारे के सारे स्टूडेंट MA2 देके आए भी नहीं होते। इंटरनेशनली स्टूडेंट MA2 का पेपर कहाँ देते हैं? वो जब MA2 देते ही नहीं है और F2 में उन्होंने ये देखा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उनको इनिशियल स्टेज से कवर करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम CVP एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो ब्रेक इवन का बाकायदा इनिशियल फार्मूला भी हमें देखना पड़ेगा। हम CS रेशियो के ऊपर भी बात करेंगे और बाकायदा लिखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट को उसके बारे में आइडिया नहीं होता। फिर उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर, ये वो वाला लिमिटिंग फैक्टर है जो एक तो सिंगल लिमिटिंग फैक्टर थ्रूपुट अकाउंटिंग के साथ आ जाएगा। तुम लोगों ने भी बहुत सारी दफा शायद अपने ट्यूटर से पूछा होगा सर ये तो एक लिमिटिंग फैक्टर है, अगर 2 होंगे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा होगा 2 अभी फिलहाल नहीं है, वो आगे जाके किसी पेपर के अंदर आएंगे। यहाँ पे हम मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर्स को देखेंगे, यानी एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर्स। यानी एक कंपनी की सिचुएशन ये है कि उसको एक लिमिटिंग फैक्टर फेस नहीं करना, बल्कि एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर फेस करना है, 2 या 2 से भी ज्यादा, तो वहां पे आप कौन सा एरिया अप्लाई करेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। उसके अलावा प्राइसिंग का एक एरिया है और इसके अलावा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो ये टोटल तकरीबन 10 एरियाज ये हो गए। उसके बाद फिर अगला एरिया बजटिंग का। बजटिंग के अंदर पुराने वाले बजट्स नहीं है। हाँ, बजटिंग की जो F2 के अंदर आप थ्योरी देख के आ चुके हैं, कुछ रिकॉल करेंगे आप लोग कौन कौन सी थ्योरीज देखी है आपने बजटिंग की? पार्टिसिपेटिव बजटिंग, टॉप डाउन बजटिंग, वो थ्योरीज भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है। बेसिक बजट्स वगैरह आपने कुछ बनाए थे, वो बजट्स भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुए। सीजनल वेरिएशन वगैरह वो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्लूड हुआ है। यहाँ पे एक नया एरिया आ रहा है थ्योरेटिकल एरिया के अलावा, वो लर्निंग कर्व से रिलेट करेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर मैं इनकी बात करूं, फ्लेक्स बजट आप लोगों ने F2 के अंदर देखा है, वो भी यहाँ पे आएगा। और एक क्वेश्चन जो हमें MA1 में नजर आता है, याद है MA1 में जब हम लेबर कर रहे होते हैं तो वहां पे लिखा हुआ होता है कि जब आपका कोई एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाता है तो आपको लर्निंग कर्व के ऊपर सफर करना पड़ता है, सफरिंग द लर्निंग कर्व। वो बहुत सारी दफा ये क्वेश्चन होता है कि सर ये लर्निंग कर्व क्या था? वो लर्निंग कर्व पहली दफा यहाँ पे लर्निंग कर्व की बाकायदा कैलकुलेशन करेंगे। जब एक ही काम मल्टीपल टाइम्स आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर आप एफिशिएंटली उस काम को करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप एक काम को ज्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म करेंगे तो उस पर लगने वाला टाइम क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। वो बेसिकली कहलाएगा लर्निंग कर्व। कॉपी करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंशाल्लाह हार्ड कॉपी में मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगला एरिया आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट। अच्छा, मैं जब पहला एरिया करवाऊंगा यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, उसके बाद यहाँ पे मूव कर। यार असल में सिनेरियो क्या है समझ लो। असल में हम आसान से मुश्किल चैप्टर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे आसान चैप्टर मेरी नजर में पहला वाला है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाला। वहां से स्टार्ट करूंगा, वो खत्म होगा तो इसकी तरफ आऊंगा। इसकी तरफ आने का एक और रीजन भी है, वो ये कि इस वक्त पे ना रमजान चल रहे हो, तो मैं चाहूंगा नहीं कि यार रमजान के बीच में कोई ऐसा एरिया स्टार्ट हो जो जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एरिया, इसके अंदर कोई भी वेरिएंस आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा, कोई भी वेरिएंस आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा होगा जो आपने पहले देखा हो।
ऐसा ही है ना, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, ऐसी कोई बात नहीं। सेल्स मिक्स और क्वांटिटी वेरिएंस पहले नहीं देखा, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस और बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है। इसके बारे में एक छोटी सी एग्जांपल देके बात खत्म कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ मूव करेंगे। यार ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो टेक्स्ट करेंगे, सही है, मैसेज करेंगे, वॉइस पे अपना जो है वो मैसेज मत भेजिएगा, सही है, ऑन मत करिएगा अपने माइक को, क्योंकि वो मुझे आवाज नहीं आएगी, इसका जो स्पीकर है ना वो सही नहीं है। अच्छा, प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के बारे में एक छोटी सी बात कह के बात खत्म करें। आओ सुनो, देखो यार मामला कुछ इस तरह है, तुम्हें पता है स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के दरमियान में फर्क पता है सबको, सही। हमने सोचा कि हम एक मटेरियल मार्केट से खरीदेंगे तकरीबन कोई 120 रुपए केजी। अब वो 120 रुपए केजी इस वक्त पे हमने सोचा था हम खरीदेंगे। साल के स्टार्ट में हमने सोचा 1 जनवरी को यार आटे का रेट क्या चल रहा है, हमें पता लगा 120 रुपए पर केजी के ऊपर आप फ्लावर परचेज कर सकते हैं। आपने स्टैंडर्ड कितने का बनाया, 120 रुपए पर केजी का, कोई मसला। पहले महीने हमने मटेरियल परचेज कर लिया, दूसरे महीने में हमने मटेरियल परचेज किया। जब हमारे पास मटेरियल का बिल आया तो पता लगा कि फ्लावर जो है वो परचेज हुआ 135 रुपए पर केजी। कितने में परचेज हुआ, 135 रुपए पर केजी। जरा गौर से सुनना, हमारी स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी, 120, और हमारी एक्चुअल प्राइस कितनी है, 135। हमने बुला लिया अपने परचेजिंग मैनेजर का, हमने कहा यार ये क्या हो रहा है, मैंने कहा सर क्या हो, हमने कहा यार तुमने मटेरियल परचेज करना था 120 रुपए पर केजी के ऊपर, तुम परचेज कर रहे हो 135 रुपए पर केजी के ऊपर, $15 का 15 रुपए का वेरिएंस आ गया। ऐसे ही बाकी में एक्चुअल क्वांटिटी से जो भी मल्टीप्लाई करते हो उस बात को भी फिलहाल छोड़ दो, एक केजी के ऊपर कितने का वेरिएंस आ रहा है, 15 रुपए। ऐसे ही कैलकुलेट करते थे हमेशा वेरिएंस, कोई और बात होती थी या नहीं होती थी, नहीं होती थी ना, बस ये वाली बात होगी 15 रुपए एडवर्स वेरिएंस आ रहा है, बात खत्म। जरा यार एक बात गौर से सुनना और बाकी में ये बता रही है लॉजिकल है या नहीं। मैनेजर ने कहा सर आपने बजट बनाया 1 जनवरी 2023 को, कितने का, 120 रुपए का। 2 महीने गुजरे, आपको मुल्क के हालात पता है, मैंने कहा बिल्कुल पता है। उसने कहा सर 140 रुपए किलो आटा चल रहा है। मैंने तो अपने कॉन्टेक्ट्स को यूज करते हुए किसी तरीके से ऐसा बंदा ढूंढा जो 135 रुपए किलो आटा सेल आउट कर रहा था। बात क्लियर हो रही है? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपके मैनेजर की परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है ना, अच्छी। लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो बुरी है, तो इसका मतलब है जो वेरिएंस हम पर के आ चुके हैं वो अपनी जगह पे एप्रोप्रिएट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से, जैसे आजकल हाई आपको पता है कि रैपिड इन्फ्लेशन चल रही है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से चीजों के रेट अच्छे खासे इंक्रीज हो जाते हैं, सही है। अब यहाँ पे जरा गौर से सुनना, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी 120, एक्चुअल प्राइस कितनी है 135। असल में प्राइस 120 नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि कितनी होनी चाहिए थी 140। स्टूडेंट कहेंगे सर ये आर क्या है, ये रिवाइज्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करूंगा तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के ऊपर करूंगा या इन दो के ऊपर करूंगा, बिल्कुल। ये कहलाते हैं बेसिकली प्लानिंग और ऑपरेशनल। अच्छा, इसके अंदर फार्मूला हम वही वाले यूज करेंगे, कौन से वाले जो हमने F2 के अंदर पढ़े, बस हम उसको उन्हीं फार्मूलाज को हल्का फुल्का मोल्ड करेंगे ताकि वो प्लानिंग और ऑपरेशनल वेरिएंस के दरमियान में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, फिर अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर ये मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या है। तो यार ये मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस के बारे में बात सिंपल सी इतनी है कि तुमने ज्यादातर जो मटेरियल वगैरह देखे वो कंपनी जब प्रोडक्ट बना रही होती है तो एक मटेरियल यूज कर रही होती है। यहाँ पे होता बेसिकली ये है कि एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो रहे हो। जब आपकी कंपनी एक ही प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल यूज करेगी, जैसे कि हम बना रहे सूप, सूप के अंदर क्या यूज हो सकता है, चिकन, सूप के अंदर यूज होंगे मसाले, सूप के अंदर यूज होगा वाटर। ऐसा हो सकता है वाटर की क्वांटिटी को बढ़ा दो और चिकन की क्वांटिटी को कम कर दो, ऐसा भी हो सकता है चिकन की क्वांटिटी को बढ़ा दो तो वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मटेरियल की मिक्सिंग होती है तो आप ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, वैसे अगर पानी की मिकदार को बढ़ा देंगे और चिकन को कम कर देंगे तो होगा क्या अल्टीमेटली, वो जो सूप है वो उतना बेहतर नहीं होगा, लेकिन आपकी मिक्सिंग सस्ती हो जाएगी। अगर आपने सोचा था कि आधा केजी क्या होगा, चिकन होगा और आधा लीटर पानी होगा, अगर आप पानी को बढ़ा देते 700 ml पे ले आते और वाटर को 300 ग्राम के ऊपर ले जाते हैं तो होगा क्या, मिक्सिंग सस्ती हो जाएगी लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी। लेकिन अगर आप चिकन को बढ़ा देते और बेसिकली वाटर की क्वांटिटी को क्या करते हैं, अब एक बंदा अपने एक दफा अपनी अम्मा के साथ बैठा हुआ एक चैनल देख रहा था, तो वहां पे जो है वो बेसिकली हुआ कुछ नहीं, वो रेसिपी बना,
तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लिया शहद, शहद लेने के बाद उन्होंने लिए ड्राई फ्रूट्स, वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के, उसके अंदर उन्होंने मिलाई क्रीम, फिर उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड की, और ऐड करने के बाद जो है वो बन गया बेसिकली वो स्वीट डिश बन गई। मैंने अभी से कहा, मैंने कहा ये तो बड़ी जबरदस्त होगी, उन्होंने कहा इतनी महंगी बनी, अच्छी तो होगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मामला वही वाला है, जब आप चिकन को अच्छा खासा बढ़ा देंगे सूप के अंदर और वाटर के एलिमेंट को कम कर देंगे तो क्वालिटी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेहतर। तो कभी कभार 1 से 2 मटेरियल होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे क्या हो सकते हैं, यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए फिर मटेरियल मिक्स और मटेरियल रीयूज वाला है। जब जाएंगे इंशाल्लाह करेंगे तो बहुत डिटेल के अंदर देखिए। यहाँ पे जाके चौथा एरिया खत्म हो गया, पांचवा एरिया आपके पास है परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, सबसे लेंथी एरिया यही है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम देखेंगे आईटी से रिलेटेड। उसके अलावा हमने यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग एक नया एरिया आएगा। उसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर से रिलेटेड एरिया। अब तुम लोग मुझे ये बताओगे कि जो तुम्हारे पुराने वाले पेपर्स थे उसके लिए तुमने टेक्स्ट बुक को यूज किया था, कौन सी बुक यूज की थी आप, कौन सी? सही है। अब यहाँ पे मामला पता है क्या है, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को हैंडआउट वगैरह प्रोवाइड करूंगा ना, उसके अंदर कैप्लान के क्वेश्चन तकरीबन सारे मौजूद होंगे और कुछ एडिशनल क्वेश्चन होंगे। सही है, कैप्लान के क्वेश्चन है, कुछ मेरे अपने क्वेश्चन है, वो मिला के हैंडआउट बनेंगे। तो तुम्हें कैप्लान की किट तो परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैप्लान के अंदर जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सारे, बल्कि इंपॉर्टेंट नहीं तकरीबन सारे के सारे एमसीक्यूज वगैरह वो मेरे हैंडआउट के अंदर शामिल है। वो हैंडआउट में क्लास बाय क्लास आप लोगों को देता रहूंगा। तो तुम लोग अपनी आसानी के लिए जो परचेज करोगे वो 2 चीजें परचेज करोगे। तुम जो किट परचेज करोगे वो भी बीबीपी की करोगे, ताकि कुछ एडिशनल क्वेश्चन, क्योंकि बीबीपी के एमसीक्यूज उन हैंडआउट्स के अंदर शामिल नहीं है, कैप्लान के शामिल है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म हुआ ना, मैंने अपना हैंडआउट खत्म करवा दिया, तो मैं तुम्हें नोट डाउन करके बता दूंगा यार ये क्वेश्चन है जो तुम कैप्लान की किट से कंप्लीट कर लेना। इनिशियल स्टेज में मैं कोशिश करूंगा सॉफ्ट कॉपी शेयर कर दूं, फिर आप लोग हार्ड कॉपी लाजमी तौर पर परचेज जरूर करिएगा। मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर तो कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सॉफ्ट कॉपी से काम चला लो, हार्ड कॉपी तुमने परचेज करनी है। कैप्लान की ही किट परचेज, सॉरी बीबीपी की ही किट परचेज करेंगे आप। और उसके अलावा जो आप टेक्स्ट परचेज करेंगे, यार ज्यादा डिटेल टेक्स्ट जो है ना वो बीबीपी का ही है, तो कोशिश करिएगा कि टेक्स्ट भी आप बीबीपी का ही परचेज करें। इसके अलावा 2 चीजें और होंगी, नोट्स तो मैं इंशाल्लाह क्लास बाय क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा। और उसके अलावा तीसरे नंबर पे आप लोगों के पास आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी मैं क्लास के अंदर ही प्रोवाइड करता हूँ। सर ये 2 चीजें आप लोगों ने परचेज करनी है, ये नोट डाउन कर लीजिए बस। बाकी जो है वो इंशाल्लाह इसकी हार्ड कॉपी निकाल देता हूँ और बाकी क्वेश्चंस वगैरह की तरफ जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। नमाज का ब्रेक ले लें पहले। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है यार, जो स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स जो बेसिकली आउटसाइड पाकिस्तान क्लासेस ले गए या जिनके लिए आना पॉसिबल नहीं है, तो जिस जिस क्लास के अंदर, यानी जब मैं क्लास के अंदर हार्ड कॉपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो साथ में सॉफ्ट कॉपी ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, तो उससे ये फायदा रहेगा कि स्टूडेंट चीजों को कंप्लीट कर ले। सही। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ मूव करते हैं, तब तक मैं हार्ड कॉपीज भी निकलवा लूँ। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। अभी टाइम क्या हुआ? 7-8 हो रहे हैं ना, तो यार 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 7:30 बजे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। सही है, और तकरीबन अराउंड 8:15 8:30 तक क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल 3 घंटे
अच्छा जी, ये 2-3 चीजें आ गई, आप उनके साथ शेयर कर दो। ये आ गया आप लोगों के पास जो है वो इनिशियल जो पीपीटी बनी हुई थी, कॉपी के अंदर आ गई। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, ये रख लो। और इसके अलावा जो है वो ये आ गया नोट्स। आगे चीजों का आइडिया हो जाए कि मुझे किस तरह चले। अच्छा जी, जो ऑनलाइन शेयर करना था वो मैं शेयर कर देता हूँ, सही ग्रुप के ऊपर। ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ताकि आइडिया हो जाए कि यार इतने क्वेश्चन अल्टीमेटली हमने करने हैं। सही है। और ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ जब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, इसी तरह आपको नोट्स मिलेंगे और इसी तरह आपको जो है वो बेसिकली क्लास में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन ऐसे जो कैप्लान के, सही है, कुछ अपने क्वेश्चन है, कुछ कैप्लान के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैप्लान की किट मत लेना, लेकिन बीबीबी किट ले लेना। और जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म होगी तो मुझसे मार्क करवा लेना, सर ये क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ओटीक्यूज और केस बेस्ड ओटीक्यूज है, यानी एमटीक्यूज है। तो मैं मार्क भी करके दे दूंगा और फिर तुम लोग एक दफा प्रैक्टिस कर लोगे। यार चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करते चले जाओगे ना तो आखिर में चीजों का बर्डन नहीं होगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर जो है वो फिर बाद में टेक्निकल होंगे तो प्रॉब्लम लगेगी। अच्छा, क्या चीज? मैं क्लास में करवाऊंगा इंशाल्लाह। सही है, बाकी आंसर शेयर कर दूंगा। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं मैंने ग्रुप के ऊपर शेयर कर दिया, वो चेक कर लीजिएगा। सही। अच्छा जी, पहला चैप्टर कौन सा है भाई? आए भाई फर्स्ट चैप्टर की तरफ। हाँ भाई, पहला चैप्टर कौन सा था आप लोगों के पास? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। लेकिन यार एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर की हेडिंग तो डाल लो तुम लोग। हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले इसकी इनिशियल फॉर्म देखिएगा, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ आइएगा। क्योंकि यार जब तक वो लॉजिकली उसका पुराना वाला एरिया क्लियर नहीं होगा ना, जब तक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ तो आ जाएगी, कैलकुलेशन भी हो जाएगी, लेकिन जब तक डिफरेंस नहीं पता होगा ना, जब तक वो करने में मजा नहीं आएगा। असल बात ये कि वो फील नहीं होगा कि यार असल में उसका रीजन क्या है। रीजनिंग के लिए ना हमें उसकी बेसिक कॉस्टिंग देखनी पड़ेगी। आइए यार, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कोई मुझे ये बताएगा ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? हाँ भाई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या थी? याद है किसी को? तो इसका मतलब है फिर तो बहुत ही अच्छा है कि मैं हाथ के हाथ यही से स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ भाई, याद दिलाओ कुछ। डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट को एलोकेट करते हैं किसके ऊपर? यूजेज के ऊपर। नहीं, और कोई? वो अपोर्चमेंट था। और कोई? एब्जॉर्प्शन ओवरहेड की कॉस्ट को चार्ज करते हैं किसके ऊपर? अल्टीमेटली प्रोडक्ट के ऊपर। उसके लिए फिर लेबर आर वगैरह की बेसिस यूज की जाती है। तो अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो बेसिकली है क्या? ओवरहेड कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्ट। ओवरहेड की कॉस्ट को हमने चार्ज किसके ऊपर करना है? बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर। अब यार असल में मसला क्या आता है? मसला सिंपल सा ये आता है कि आपके पास जो ओवरहेड की कॉस्ट है, कोई मुझे याद दिलाएगा ओवरहेड की कॉस्ट कौन सी ओवरहेड की कॉस्ट है? ओवरहेड की कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है? मसलन रेंट आ गया, रेट्स आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, इंश्योरेंस आ गया, ये सारी की सारी चीजें। अच्छा जी, आइए एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट होती क्या है। यार अगर मैं यहां पे आता हूं और बात करता हूं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट की, तो यार एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट का मतलब हुआ फुल प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर मैं एक प्रोडक्ट की पूरी कॉस्ट निकालना चाहूं तो मुझे बताओ कि उसमें क्या क्या शामिल होगा। सपोज करो हमारी कंपनी एक कार बना रही है, कार से एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या यूज होगा? मैं नहीं पूछ रहा भाई तुम लोगों से, तुम मुझे ये कहो सर मेटल यूज होगा या सर जो है वो बेसिकली लाइट यूज होगी, ये नहीं पूछ रहा। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में पहली कॉस्ट बताओ। बिल्कुल ऐसे ही एक एक करके यार। पहले नंबर पे आ गया आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, आपने यहाँ पे लिख ली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, आपने यहाँ पे रख दी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया। पहली कॉस्ट आ गई डायरेक्ट मटेरियल, दूसरी कॉस्ट आ गई डायरेक्ट लेबर, तीसरी कॉस्ट आ गई डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं।
मैं प्राइम कॉस्ट की टर्मिनोलॉजी नहीं लिख रहा, छोड़ दो। उसके बाद आ गए आपके पास वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अगर क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है तो वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कोई बताएगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा और क्या आएगा, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। अगर मैं इसके अंदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर दूं, अगर मैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर दूं, तो यहां पे जो अमाउंट बनेगी उसका नाम क्या है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। कोई इशू यहां तक? हाँ भाई, यहां तक कोई इशू? अब यार इसमें से कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जैसे जब मैंने एक प्रोडक्ट बनाई तो उसके अंदर 20 ग्राम मटेरियल यूज हुआ और 1 ग्राम का रेट है $0.5। कोई बता सकता है यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट कितनी होगी? $10। मैंने लेबर के 2 आवर्स यूज किए और 1 आवर का रेट है $6। कोई बताएगा यहाँ पे लेबर की कॉस्ट कितनी होगी? लेबर की कॉस्ट होगी $12। उसके बाद तीसरी कॉस्ट आ गई यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे रॉयल्टीज वगैरह, और हमें पता है इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर रॉयल्टी देते हैं हम $3 की, कोई मसला नहीं। उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल एफओएच आए, आपने कहा 2 आवर्स हम यूज कर रहे हैं, 1 आवर है बेसिकली $2 का, कॉस्ट कितनी आएगी? $4 की। अब यहाँ पे आ गया एक छोटा सा मसला। वो छोटा सा मसला क्या है? वो छोटा सा मसला ये है कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिए हुए टोटल के अंदर, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको किसके अंदर दिए हुए? टोटल के अंदर। एक एक करके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड बताओ। पहले नंबर पे रेंट, दूसरे नंबर पे रेट्स, तीसरे नंबर पे डेप्रिसिएशन, और कोई बताएंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा सुपरवाइजर की सैलरी, उसके अलावा बताएंगे इंश्योरेंस रखें, इंश्योरेंस, यार ये सिर्फ यही रख लेते हैं, सही, काफी है। इसकी अमाउंट है तकरीबन कोई 50,000, इसकी अमाउंट है तकरीबन कोई 20,000, इसकी अमाउंट है टोटल 30,000, इसकी अमाउंट है तकरीबन कोई 40,000 की, और इसकी अमाउंट है टोटल 10,000। यहाँ तक कोई मसला? कोई बताएगा यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी होगी अगर मैं इसको ऐड करूं? 50 के अंदर अगर मैं 20 और 30 ऐड करता हूं तो ये बन गया 1 लाख, और ये टोटल अमाउंट बन गई 1,50,000। अब यार ये जो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है ये 1,50,000, मसला क्या आ रहा है? ये 1,50,000 के यहाँ पे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ऐड कर सकता हूँ? कभी भी नहीं कर सकता। कुछ पुरानी वाली बातें याद आती जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, सही है? तो तरीकेकार क्या है भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। तो यार इन्होंने बताया सर इस कॉस्ट को, यानी ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करना है आपने किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। किसके ऊपर चार्ज करना है? प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने का तरीकेकार क्या है भाई? इन्होंने आम से अल्फाज में बताया सर, तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है, और वो तरीकेकार ये है कि इसे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दे। ये कहा इन्होंने, ऐसा ही? क्या सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट से ही डिवाइड हो सकता है? अभी फिलहाल ये करके खत्म करते हैं, आगे जाके बात करेंगे और किन किन चीजों से डिवाइड हो सकता है। इन्होंने कहा सर देखिए यहाँ पे 1,50,000 की कॉस्ट आ रही है ना, आप यहाँ पे ये बताइए हम यूनिट्स कितने बना रहे हैं। हमें पता लगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? तकरीबन कोई 10,000 यूनिट्स की। हमारी प्रोडक्शन कितनी है यहाँ पे? हमारी प्रोडक्शन है तकरीबन कोई 10,000 यूनिट्स की। कितने यूनिट्स की? 10,000 यूनिट्स की। हाँ भाई, कैसे चार्ज करोगे अपनी प्रोडक्ट के ऊपर? 150,000 को डिवाइड करेंगे 10,000 से। कोई इसके फार्मूला का नाम बताएगा कि जब 1,50,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड करते हैं, जब 1,50,000 को 10,000 यूनिट से डिवाइड करते हैं तो उस फार्मूला का एक नाम है? बिल्कुल ऐसा ही। याद आ रहा है कुछ? OAR, बिल्कुल ऐसा ही। तो यहां पे जब आप फिक्स ओवरहेड चार्ज करेंगे तो उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का तरीकेकार है कि आप सबसे पहले रखेंगे ओवरहेड्स कितने हैं यहाँ पे? 1,50,000 डिवाइड करेंगे कितने यूनिट से? 10,000 यूनिट से। कोई बताएगा एक यूनिट का आंसर कितना आएगा? एक यूनिट का आंसर आएगा 15, और यहाँ पे 15 को ऐड कर देंगे, आपकी बन जाएगी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। कोई बताएगा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट कितने की बन रही है? 44। तो यार असल में एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दें, जो कि यहाँ पे कितने कितने डॉलर्स की है? $10, $12,
3 और 4, ये मिला के कितना बन रहा है? $29। अगर आप कहें यही हमारी कॉस्ट पर यूनिट है, तो इसका मतलब है आप कॉस्ट को अंडर स्टेट कर देंगे। और आपको ये बात पता है कि कॉस्ट के अंदर ही तो प्रॉफिट को ऐड करके प्राइस चार्ज करते हैं। तो जब आपने अपनी कॉस्ट को अंडर स्टेट कर दिया, तो आप एप्रोप्रिएट प्राइस भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। हल क्या है इसका? हल ये है कि बेसिकली आप एक फेयर शेयर कैलकुलेट करें, किसका? ओवरहेड का, यानी फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का, और इसे अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड कर दें। इस तरीके कार को क्या कहते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या बनी कि फिक्स ओवरहेड कॉस्ट को हमने चार्ज कर दिया प्रोडक्ट के ऊपर। चार्ज किया ना, 1,50,000 की कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दिया, मतलब अपनी प्रोडक्ट के अंदर उस कॉस्ट को इंक्लूड कर। कोई इशू यहां तक नहीं? अब अगली स्लाइड की तैयारी 1 मिनट पहले कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि क्या ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ यूनिट्स ही यूज होते हैं? 6 बेसिस थी, किसी को याद है? अगर नहीं तो पहले इसे कॉपी करो, फिर आगे बात करें। पहले इसे कॉपी कर लीजिए। सही है भाई, आगे चले। अब बात करते हैं, आगे सुने। अब यहाँ पे बात ये होती है कि यार ये सिर्फ अभी हमने जो फिक्स ओवरहेड को डिवाइड किया किससे? यूनिट से। क्या यूनिट्स के अलावा भी किसी और चीज से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब याद रखिएगा, ये जो अभी थोड़ी देर पहले आपने एक फार्मूला देखा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, इसका फार्मूला बताएगा कोई? अभी हमने फार्मूला क्या बनाया था? सबसे पहले आपने क्या रखा? बजटेड फिक्स एफओएच को, ऐसा ही है। उस बजट फिक्स एफओएच को डिवाइड किससे करेंगे भाई? हाँ भाई, बजटेड प्रोडक्शन से। लेकिन यार यहाँ पे बजट प्रोडक्शन इसका आंसर नहीं है, बल्कि इसका आंसर है बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। यार यहाँ पे आंसर बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी क्यों है, सिर्फ प्रोडक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी की जगह पे 3 चीजें आ सकती हैं। वैसे तो टोटल 6 चीजें होती हैं, सही, लेकिन यहाँ पे क्योंकि F5 के सिलेबस के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे पास 3 बेसिस है जिसके ऊपर हम ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे पास बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन, बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन हमारे पास 6 है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी? 3।
आप ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसके ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, जिसके लिए आपने थोड़ी देर पहले प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर ओवरहेड को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, प्रोडक्शन। दूसरा ऑप्शन कोई बताएगा? बिल्कुल ऐसा ही है, इसकी जगह पे लेबर आवर्स भी यूज हो सकते हैं। नॉर्मली जब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, शायद एक आध जगह पे प्रोडक्शन का क्वेश्चन हो, ज्यादातर हम क्या यूज कर रहे होंगे, लेबर आवर्स। लेबर आवर्स के अलावा एक और बेसिस भी हो सकती है, कोई बताएगा कौन सी? बिल्कुल ऐसा ही है। तीसरा एरिया जो आपके पास आता है वो आता है मशीन आवर्स का, यानी तीसरा एरिया आपके पास अप्लाई हो सकता है किसका, मशीन आवर्स का। तो टोटल कितनी बेसिस हो गई, 3। पहले नंबर पे प्रोडक्शन, दूसरे नंबर पे लेबर आवर्स, तीसरे नंबर पे मशीन आवर्स। जब आप प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, प्रोडक्शन। जब आप लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, लेबर आवर्स वरना मशीन आवर्स। ये वाली बात क्लियर है? सही। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो आप लोगों के पास हैंडआउट के अंदर क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करेंगे। यार मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जब तक मैं बना रहा हूं, जब तक आप ऊपर वाला एरिया कॉपी कर लें, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन दे दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके देंगे। यहाँ पे हम दो प्रोडक्ट्स रखते हैं, ए और बी, ये दो हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। पहली वाली प्रोडक्ट के अंदर हमें डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल के अलावा हमें डायरेक्ट लेबर भी गिवन है, और डायरेक्ट लेबर के अलावा हमें वेरिएबल एफओएच भी गिवन है। वेरिएबल एफओएच के अलावा हमें लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है, लेबर आवर्स पर यूनिट, और उसके अलावा हमें गिवन है मशीन आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। उसके अलावा हमें गिवन है प्रोडक्शन। सही है जी। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल है $10 का, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है $30 का, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट लेबर है $15 का, और यहाँ पे $30 का डायरेक्ट लेबर। उसके बाद वेरिएबल एफओएच यहाँ पे है $5 के, और यहाँ पे है $10 के, क्योंकि यहाँ पे लेबर आवर्स जो आपके पास है वो है 1, और यहाँ पे लेबर आवर्स कितने, 2। मशीन आवर्स यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6। उसके बाद प्रोडक्शन यहाँ पे है 1000 और यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है, 1000। आपको बजट फिक्स एफओएच दिया हुआ है, बजटेड फिक्स एफओएच। बजट फिक्स एफओएच हम यहाँ पे रखेंगे तकरीबन कोई 180,000 का, 1,80,000। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। अच्छा, बेसिस कौन सी यूज करेंगे आप, तीनों। पहले इसको प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर करेंगे, उसके बाद फिर लेबर आवर बेसिस के ऊपर, उसके बाद फिर मशीन आवर बेसिस के ऊपर। स्टार्ट करिएगा। $10, पहले वाले का 5 और दूसरे वाले का 10। चेक करूंगा अभी मैं। तुम तीनों के ऊपर कैलकुलेट कर लो, फिर एक साथ चेक कर लेते। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा डिटेल के अंदर, तकरीबन 5 से 7 मिनट बात करूंगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और इसके दरमियान में, फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। है ना, 1,80,000 बिल्कुल ऐसे।
तीनों बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर, सही, चेक करते हैं। तो अच्छा लोग काम कर रहे हैं यार, ये मतलब ये अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाला ही है ना, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। खावा खाई में एक नई कॉस्टिंग हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी थोड़ी देर में बात करेंगे वाकई में कि इसके ड्रॉबैक्स असल में है क्या, इसके बहुत बड़े ड्रॉबैक्स, उसी के बारे में अभी बात करेंगे। तीन बेसिस है यहाँ पे आपके पास, एक प्रोडक्शन है, एक लेबर आवर है और एक मशीन आवर, तीनों के ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है। हाँ भाई, पहली वाली बेसिस आपने यूज की यहाँ पे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बेसिस के ऊपर हमने फुल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर दी थी। हमने यहाँ पे रखी दो प्रोडक्ट, पहली प्रोडक्ट कौन सी है, ए, और दूसरी कौन सी है, बी। अब यार मैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से, डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड अलग से लिखूं, इससे बेहतर मैं वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूँ। मुझे बताएंगे पहली वाली प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 35, नहीं यार 30 है ना, 10, 15 और 5, 30। अच्छा, दूसरी वाली प्रोडक्ट की 30, 30, 60 और 10, 70। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा फिक्स एफओएच। फिक्स एफओएच के लिए आप क्या रखेंगे? फिक्स एफओएच के लिए आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बताएंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले क्या रखेंगे? 1,80,000 के डिवाइड किससे करूंगा? यहाँ पे डिवाइड करूंगा प्रोडक्शन से। कोई बताएगा यहाँ पे प्रोडक्शन कितनी है? फर्स्ट प्रोडक्ट की 1000 और सेकंड प्रोडक्ट की भी 1000, टोटल कितनी हो गई? 2000। 180,000 को जब 2000 से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा? 90। ये रखा है आप लोगों ने? हाँ भाई यही आंसर था ना। पहले वाले का आंसर क्या आएगा? 90। दूसरे का आंसर भी क्या आएगा? 90। पहले वाले का टोटल 120 और दूसरे वाले का टोटल 160। ऐसा ही है। उसके बाद फिर आपने इसको कैलकुलेट किया प्रोडक्शन के बाद लेबर आवर्स के ऊपर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे लेबर आवर्स के ऊपर, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट ए और बी। सबसे पहले आपने रखी वेरिएबल कॉस्ट। बताएंगे वेरिएबल कॉस्ट वही है 30 की और 70 की। यहाँ पे रखेंगे फिक्स एफओएच। हाँ भाई, फिक्स एफओएच के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बताएंगे यहाँ पे ओवरहेड कितना है? 180,000 का। डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे लेबर आवर्स। पहली प्रोडक्ट में लेबर आवर्स कितने? 1000 इंटू 1, दूसरे में 1000 इंटू 2, टोटल आवर्स कितने हो गए? 3000। अमाउंट क्या आएगी? क्या अमाउंट आ रही थी यार? 60 पर आवर, 60 पर आवर। पहली वाली प्रोडक्ट में कितने आवर यूज हो रहे हैं? एक या दो? एक। तो पहली वाली प्रोडक्ट के अंदर कॉस्ट कितनी जाएगी? 60। और दूसरी वाली प्रोडक्ट में कॉस्ट कितनी जाएगी? 120। पहले की टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 90। और दूसरे की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 109। यहां तक कोई इशू? उसके बाद अच्छा यार, अब मुझे एक बात बताओ, अमाउंट चेंज आ रही है क्या? सर पहले वाले में आपने प्रोडक्शन की बेसिस के ऊपर अमाउंट कैलकुलेट की, वो चेंज है। दूसरे में आपने लेबर आवर की बेसिस के ऊपर अमाउंट कैलकुलेट की, वो चेंज है। क्योंकि वहां पे हम ये सोच रहे हैं जो ज्यादा लेबर आवर यूज कर रहा है उसे ज्यादा ओवरहेड का पोर्शन देंगे, और जो कम लेबर आवर यूज कर रहा है उसे कम ओवरहेड का पोर्शन देना चाहिए।
और अगर मैं तीसरे में आऊं यानी मशीन आवर्स की तरफ, तो मशीन आवर्स में क्या होगा? हाँ भाई, मशीन आवर्स में क्या होगा? दो प्रोडक्ट है ए और बी। सबसे पहले आप क्या रखेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? पहले वाले की 30 और दूसरे की 70। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फिक्स एफओएच के लिए। हाँ भाई, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला, सबसे पहले बजट फिक्स एफओएच 180,000 किससे डिवाइड करेंगे? 10,000 से। फर्स्ट वन के है 1000 इंटू 4 और सेकेंड वन में 1000 इंटू 6। इसका आंसर आएगा 18। कॉस्ट कितनी आ रही है? 48। 18 आ रहा था, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72 आ रही है मेरे ख्याल से। पहले वाले में कॉस्ट कितनी आ रही है? 72। और दूसरे वाले में कितनी आ रही है? 108। चेक करो, 108। पहले की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 102। और दूसरे की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 178। यहाँ के लिए दो बातें बता दूं, वैसे तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं चल रही होगी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ये सोच रहे होते हैं कि यार ये तो हम असल में पुराना वाला एरिया ही असल में रिकॉल कर रहे हैं ना, तो ये पुराना वाला एरिया ही असल में सर्वे करवा है। क्या ये एग्जामिन हो सकता है? तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या ये एग्जामिन हो सकता है? हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई ओटीक्यू, केस बेस्ड ओटीक्यू 10 मार्क्स का बनता है और उसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की मल्टीपल कैलकुलेशन होती है, तो वो आपसे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्वेश्चन भी साथ में पूछ सकता है। इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूड है, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ सकते। बात क्लियर हो गई यहां तक? कुछ कॉपी करना है आप लोगों ने? नहीं? क्या? नहीं नहीं, मैं ये शेयर नहीं करूंगा। हाँ सही। सेवेंटी और 72 कौन सा वाला यार? 70 और 72? अच्छा 70। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल की यहाँ पे बात करेंगे, फर्स्ट वन में भी वो 70 है, सेकंड वन में भी 70 है, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोडक्ट बी की 70 की अमाउंट, 72 की, और ये वाली जो अमाउंट है ये 72 है। 18 यार देखो ना, इस 18 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से, 18 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 72, और 18 को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 108। सही। अराउंड तकरीबन कोई 15 दिन, यानी फर्स्ट जून का आएगा आपका थर्सडे, तो ये आएगा तकरीबन कोई, पहला तो नहीं आएगा, यही से स्टार्ट होगा 10 के करीब करीब, ये आएगा 8 को, 8 को पेपर होगा अराउंड। तो 7 वेडनेसडे 7 को पेपर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड अगर हम कंप्लीट करेंगे तो तकरीबन 20 के करीब करीब। और कौन सा मई का मंथ होगा ना तकरीबन, तो मई का एक दिन और बढ़ा लो तो तकरीबन हमें 17-18 दिन मिल जाएंगे, 20 से 22 इंशाल्लाह, 20 से 22। यार इसके अलग अलग सेंटर बने हैं, वैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा केटीटीएस के अंदर पेपर दे रहे हैं। 2 शिफ्ट होंगी तुम्हारे पास, दोनों में से किसी भी एक शिफ्ट के अंदर पेपर दे सकते हैं। हाँ भाई, कॉपी हो गया सर।
अब यार थोड़ी बहुत एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में बात करें, किसी को आइडिया थोड़ा बहुत एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का? क्या इसके अंदर होता है कि हर प्रोडक्ट के जो उसकी जिस वजह से कॉस्ट ड्राइव हुई होती है उसको एलोकेट किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्टीमेटली बात यही है, असल में उसकी कॉस्ट को देखा जाता है, लेकिन उसके बारे में ना हम एक छोटा सा एरिया बनाएंगे ताकि उसको प्रैक्टिकली एक दफा देखें। हाँ भी हो गया, जबरदस्त है। अब यार यहाँ पे जरा एक छोटी सी बात सुनना, आओ हमारे पास जो एरिया स्टार्ट हो रहा है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए हम सबसे पहले रखेंगे किसको? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए हम सबसे पहले एक छोटे से नंबर्स को रखेंगे ताकि चीजें जो है वो क्लैरिटी के अंदर आ जाए। जरा गौर से सुनना, हमारे पास एक है ओवरहेड और उस ओवरहेड का नाम है सेटअप कॉस्ट। उस ओवरहेड का नाम क्या है? सेटअप कॉस्ट। और वो ओवरहेड की अमाउंट है 1 लाख। पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं, आपको पता है सेटअप कॉस्ट क्या होती है? ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में भी देखा होगा आपने पहले। जब हम मशीन को सेट करते हैं, हर स्पेसिफिक प्रोडक्शन रन से पहले पहले मशीन को सेट किया जाता है, फिर मशीन जो है वो मल्टीपल यूनिट्स बनाती है, उसके बाद वो सेटअप खत्म हो जाता है, फिर अगले सेटअप की तरफ आते हैं। आइए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। एक कंपनी बना रही है कपकेक्स। कपकेक्स बनेंगे बेसिकली ओवन के अंदर। तो मुझे बताओ कि ओवन तैयार तो नहीं होता ना कभी भी, बाकायदा उसको तैयार करना होगा। ओवन को तैयार करने का मतलब क्या है? ओवन को पहले हीट अप करना पड़ेगा, एक सर्टेन टेम्परेचर तक लेके आना पड़ेगा, उसमें फिर हम कपकेक्स रखेंगे, सही है, और वो केक क्या होंगे? बेसिकली बेक होंगे। ऐसा ही होता है। अब हुआ कुछ यूं कि हमने 1000 केक्स बना रहे थे, हमने ओवन को एक सर्टेन टेम्परेचर तक लेके गए, उसके बाद हमने केक्स को बेक किया, फिर हमने परसों एक दफा दोबारा केक्स बनाने, तो क्या ओवन को उसी टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे या उसको बंद कर देंगे फिर दोबारा उसको हीट देंगे? क्या ख्याल है, क्या ज्यादा बेहतर? ओवन को बंद कर दें, फिर 2 दिन के बाद दोबारा से ओवन को क्या करेंगे? हीट अप करेंगे, एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर आएगा, दोबारा हम क्या करेंगे? केक बेक करेंगे, फिर जितने अरसे के बाद दोबारा जरूरत होगी ऐसे ही करते चलेंगे। ये हमारी होती है बेसिकली ओवन की सेटअप कॉस्ट। जो उसको हीट करने के ऊपर हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? बेसिकली सेटअप कॉस्ट। अब हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली हमारी कंपनी के पास कौन सी कॉस्ट लगी? बेसिकली सेटअप कॉस्ट लग गई। अब हमारी कंपनी बना रही है बेसिकली 2 अलग अलग प्रोडक्ट। हमारी कंपनी बना रही है पहली प्रोडक्ट, इसका नाम है प्रोडक्ट ए। हमारी कंपनी बना रही है दूसरी प्रोडक्ट जिसका नाम है प्रोडक्ट बी। सही है भाई? पहली वाली प्रोडक्ट जो हमारे पास है उसके अंदर लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं? पहली वाली प्रोडक्ट में लेबर आवर्स है तकरीबन कोई 4, और दूसरी वाली प्रोडक्ट के अंदर लेबर आवर्स है तकरीबन कोई 12। कोई मसले वाली बात नहीं। पहली वाली प्रोडक्ट जो बन रही है उसकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है? पहली वाली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन हो रही है 1000 यूनिट्स की, और दूसरी वाली प्रोडक्ट की भी प्रोडक्शन हो रही है तकरीबन कोई 1000 यूनिट्स की। सही। इसको एक काम करते हैं, इसको 12 की बजाय 16 कर देते हैं और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यहां तक कोई इशू? पहली वाली प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ सेटअप्स है, यानी इस प्रोडक्ट के लिए जो हम नंबर ऑफ सेटअप लगाते हैं वो लगाते हैं तकरीबन कोई 30, और इस प्रोडक्ट के लिए हम नंबर ऑफ सेटअप लगाते हैं तकरीबन कोई 10। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, और इसी से मैं पूरा का पूरा एरिया आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। किसकी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को यहां से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। जरा एक दफा सिर्फ बोर्ड के ऊपर देखो सकून यार, देखो इस ओवरहेड कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, मैंने बाकी सारी कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और जो ओवरहेड्स हैं उन सबको अलग कर दिया। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे किसके ऊपर बात कर रहा हूँ? सेटअप कॉस्ट के बारे में। पहले हम गए किसकी तरफ? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ। बताओ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस सिनेरियो में क्या कहे कि इस सेटअप कॉस्ट को प्रोडक्ट के ऊपर कैसे चार्ज करें? कैसे चार्ज करेंगे भाई? अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन या लेबर आवर्स। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्शन को अभी फिलहाल हटा देते हैं तो हमें क्या कहेगी? बेसिकली हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है कि भाई 1 लाख रुपए की जो कॉस्ट है ना, ये जो 1 लाख रुपए की कॉस्ट है, इसको आप किसके ऊपर डिवाइड करें? लेबर आवर्स के ऊपर। मुझे एक बात बताओ, ए में कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं? 4, और बी में कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं? 16। ज्यादा कॉस्ट किसको जाएगी? ए को या बी को? क्या ये फेयर है या अनफेयर है? वजह? प्रोडक्शन तो सेम, दोनों की प्रोडक्शन सेम है, सेटअप नंबर ऑफ सेटअप भी कम है, बी के नंबर ऑफ सेटअप भी बी के कम है। यार एक बंदा
जो बेसिकली नंबर ऑफ सेटअप सिर्फ यूज कर रहे हैं 10। देखो सेटअप कॉस्ट किसके साथ रिलेशन के अंदर है, नंबर ऑफ सेटअप। जब नंबर ऑफ सेटअप क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो सेटअप कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब नंबर ऑफ सेटअप क्या होंगे, कम, तो सेटअप कॉस्ट भी क्या होगी, कम। कोई मुझे यहाँ पे ये बता सकता है कि अगर सेटअप कॉस्ट 1 लाख की है, टोटल सेटअप कितने यूज हो रहे हैं, 40। एक सेटअप कितने का होगा, करके देखो। मेरे ख्याल से एक सेटअप होगा 2500 का, ऐसा ही है। तो यार मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ज्यादा बेहतर क्या है, ओवरहेड की जो कॉस्ट है 1 लाख की, उसे मैं नंबर ऑफ लेबर आवर्स के ऊपर लेके जाऊं, नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर लेके जाऊं। अब यार ये बात याद रखो, तुम यहाँ पे ये कह सकते हो सर लेके तो जाना चाहिए, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि भाई सिंपल सी बात है, हमने पहले आइडेंटिफाई किया था, हमारे पास ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की 3 बेसिस होती है, एक यूनिट, एक लेबर आवर्स और तीसरा मशीन आवर्स। तो अब इन तीनों में से एक यूज कर ले। हमने कहा ज्यादा बेहतर हमें ये लग रहा है कि हम यहाँ पे क्या यूज करें, लेबर आवर्स, इसके बिहाफ के ऊपर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बिहाफ के ऊपर। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है, बेसिकली आप ओवरहेड को एब्जॉर्ब करें लेबर आवर्स के ऊपर, इर्रिस्पेक्टिव कि उसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होता। वो ये नहीं देखता कि इसका रिलेशन किसके साथ है, यानी वो ये नहीं देखता कि असल में ये कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रीजन के पीछे नहीं जाता। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहेगा कि यार यहाँ पे क्योंकि ज्यादा सेटअप यूज हो रहे हैं एक के अंदर, एक ओवरहेड की ज्यादा कॉस्ट चार्ज है, और बी के अंदर नंबर ऑफ सेटअप कम यूज हो रहे हैं, इसका मतलब है बी को कम कॉस्ट एलोकेट करनी चाहिए बात। तो यहाँ पे अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो ज्यादा बेहतर कौन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। लेकिन अगर इसके नंबर सॉल्व करें तो इसके नंबर्स के आंसर्स कैसे आएंगे, हाँ भाई बताएंगे। अगर मैं यहाँ पे पहले क्या यूज करूंगा भाई, पहले मैं यूज करूंगा, पहला वाला एरिया कौन सा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं क्या, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और मैंने अमाउंट कैलकुलेट करनी है किसकी, ए की और बी की, ये कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, सबसे पहले मैं OAR निकालूंगा। OAR के लिए सबसे पहले अमाउंट कितनी है, हाँ भाई कितनी अमाउंट है, 1 लाख। 1 लाख को डिवाइड किससे करूंगा, नंबर ऑफ, हाँ भाई किससे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ लेबर आवर्स। पहले वाले में लेबर आवर्स कितने, 1000 इंटू 4, दूसरे वाले में लेबर आवर्स कितने, 1000 इंटू 16। कोई बताएगा यहाँ पे रेट कितना आएगा, 5 पर आवर। ए के अंदर कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं, 4। बी के अंदर कितने लेबर आवर यूज हो रहे हैं, 16। बताएंगे ए की कॉस्ट कितनी होगी, 5 इंटू 4 20, और बी की कॉस्ट कितनी होगी, 80। इसका मतलब है ए में काफी कम कॉस्ट आ रही है जबकि उसके नंबर ऑफ सेटअप बहुत ज्यादा है, और बी में कॉस्ट काफी ज्यादा आ रही है जबकि उसके नंबर ऑफ सेटअप काफी कम। लेकिन अगर मैं ये कॉस्ट कैलकुलेट करूं किसके बिहाफ के ऊपर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बिहाफ के ऊपर, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहेगी भाई, एबीसी क्या कहेगा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहेगी कि अगर आपने 2 प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ए की और बी की, तो यहाँ पे ओवरहेड कितने का है भाई, कितने का ओवरहेड है, 1 लाख का। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, हाँ भाई किससे डिवाइड करोगे, बताओगे। पहले वाले में नंबर ऑफ सेटअप कितने, पहले वाले में नंबर ऑफ सेटअप कितने, 30, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ सेटअप कितने, 10। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने होंगे, 40। अगर मैं 1 लाख रुपए की कॉस्ट को 40 से डिवाइड करूंगा तो एक सेटअप की कॉस्ट कितनी आएगी, 2500। इन्होंने अमाउंट कैलकुलेट की 2500, इसको मैं पर आवर नहीं कहूंगा बल्कि मैं इसे क्या कहूंगा, पर सेटअप। यहां तक कोई मसला। अब मुझे बताएंगे ए की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, यार ये इसके नीचे कॉपी करना, ये वाला एरिया तो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं। ए की एक यूनिट की कॉस्ट कितनी होगी, मुझे ये बताइए। ए में एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 2500, और ए में नंबर ऑफ सेटअप कितने यूज हो रहे हैं, 30। कितनी कॉस्ट हो गई, 75,000। लेकिन यार ये 75,000 तो 1000 यूनिट की कॉस्ट है, मैंने इसको 1000 यूनिट से डिवाइड किया, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बेसिकली 75। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी आएगी, 75। और अगर मैं बी की तरफ आता हूं, एक सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 2500। यहाँ पे नंबर ऑफ सेटअप कितने यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10। अमाउंट कितनी आएगी, 25,000। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने, 1000। तो फाइनली अमाउंट कितनी आएगी, फाइनली अमाउंट आएगी 25। अगर यार एक बात देखो,
तो अल्टीमेटली दोनों के ऊपर कॉस्ट टोटलिटी के अंदर एक जैसी इंक्रेड हो रही है। ए में 20, बी में 80, टोटल कितना हो गया 100। ए में 75, बी में 25, टोटल अमाउंट कितनी है 100। तो यार जब टोटल अमाउंट एक ही है, जब टोटल अमाउंट एक ही है, दोबारा कह रहा हूं जब टोटल अमाउंट एक ही है तो फिर फायदा क्या हुआ? फेयर बेसिस टोटल अमाउंट तो 100 ही है ना। फेयर बेसिस किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। टोटल अमाउंट चाहे एक जितनी ही क्यों ना हो, लेकिन यार मुझे एक बार बताओ, जब मैं प्रोडक्ट ए सेल आउट करूंगा तो वो सस्ती सेल आउट करूंगा अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, और प्रोडक्ट बी महंगी सेल आउट कर रहा हूं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू तुम ज्यादा बेहतर कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो और ज्यादा बेहतर प्राइस भी अपने कस्टमर से। यानी इसके अंदर ना हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है, मतलब हम काफी कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, हाँ भाई इसकी अमाउंट हमने यही चार्ज कर दी है क्योंकि हमने फेयर बेसिस एलोकेट करके जो कॉस्ट कैलकुलेट की हुई थी। और सपोज करो अगर कोई बंदा ये कहता है कि सर मैं यहाँ पे $10 का प्रॉफिट रखता हूँ और उसने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू एक ही कॉस्ट कैलकुलेट की कितनी 20 की, 10 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, वो तो प्राइस चार्ज कर देगा 30 की, जबकि वो प्रोडक्ट तो बनी कितने की रही है 75। इसका मतलब ज्यादा बेहतर प्राइस किसके थ्रू चार्ज होगी? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के थ्रू, ना के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू। सर ये पहले इस स्पेसिफिक फिनोमिना को अपने पास कॉपी कर ले, यार ये असल में पूरी की पूरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की समरी, असल में यही क्वेश्चन पूरी की पूरी समरी। फिर इंशाल्लाह बात करेंगे कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन कैसे होगी, पहले इसे कॉपी। इसके ऊपर अगर तुम मेंशन भी करना चाहो, ये असल में समरी है, पूरे एरिया की समरी असल में यही है। बाकी फिर इसके अंदर जो जो चीजें ऐड होती रहेंगी वो देखते रहेंगे। चलो जब हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की कैलकुलेशन की थी ना, तो वहां पे जो अमाउंट आ रही थी 75,000 और 25,000, ये असल में 1000 यूनिट्स की अमाउंट, इसलिए हमने उसको 1000 यूनिट से डिवाइड करके
कॉपी कर लिया आपका वर्क? सही है यार। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जब हम एबीसी की बात करेंगे तो एबीसी का सिनेरियो ये होगा कि पहले जो आपके पास ओवरहेड की कॉस्ट होगी, पहले जो आपके पास ओवरहेड की कॉस्ट होगी वो ओवरहेड की कॉस्ट जाएगी बेसिकली कॉस्ट पूल में। अब ये कॉस्ट पूल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और वो बेसिकली जाएगी कहाँ पे, कॉस्ट यूनिट के ऊपर। कॉस्ट यूनिट आपको याद होगा, कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है हमारी प्रोडक्ट, और यहाँ पे ओवरहेड की कॉस्ट जैसे सेटअप कॉस्ट। तो कॉस्ट पूल का सिनेरियो क्या बनता है, सही है, इसको जरा हमने यहाँ पे देखना है। देखो यार यहाँ पे ना जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती थी उसके अंदर होता ये था कि पहले ओवरहेड की कॉस्ट को ना आप डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करते थे, फिर डिपार्टमेंट के बाद वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज होती थी। याद है डिपार्टमेंट के लिए आप एलोकेशन यूज करते थे, अपोर्चमेंट यूज करते थे, और इसके अलावा री अपोर्चमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ओवरहेड की जो कॉस्ट है पहले वो उसको लेके जाएंगे कहाँ पे, कॉस्ट पूल में, फिर वो कॉस्ट पूल से कहाँ पे जाएगी, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट पूल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट पूल होते क्या क्या। यार मैं कॉस्ट पूल लिखता हूं, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि असल में कॉस्ट पूल क्या। देखो यार असल में हमारी कंपनी के अंदर ना यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है एक्टिविटीज। हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है। मैं एक एक करके एक्टिविटीज लिखता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। जैसे एक एक्टिविटी अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की, एक्टिविटी कौन सी थी आपके पास, सेटअप। तो पहली जो आपके पास कॉस्ट पूल होगा वो बनेगा किसका, सेटअप कॉस्ट का। एक सेटअप कॉस्ट, ये पहला पूल बन गया। इस पूल के अंदर होगा क्या, हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे ओवरहेड्स होंगे ना, लेकिन वो ओवरहेड्स जो कि रिलेट किससे कर रहे हैं, सेटअप से, मशीन के सेटअप से, उन सबको इंक्लूड कर देंगे और उसे एक जगह पे रख लेंगे। वो कहलाएगा सेटअप कॉस्ट कॉस्ट पूल। वो क्या कहलाएगा, सेटअप कॉस्ट कॉस्ट पूल, यानी वो सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट पूल मिलता है। हमारी कंपनी का ओवरहेड है तकरीबन कोई 1 मिलियन का, उसमें से 20% कॉस्ट ऐसी है जो कि सेटअप से रिलेट कर रही है। तो 1 मिलियन का 20% जो होगा वो किससे रिलेट करेगा, सेटअप से। तो 2 लाख रुपए की जो अमाउंट होगी वो क्या कहलाएगी, सेटअप कॉस्ट। वो सेटअप कॉस्ट की कॉस्ट पूल के अंदर आ जाएगी। उसके अलावा एक और कॉस्ट की तरफ आते हैं। नंबर 2 आपके पास होती है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट को हमने एक जगह पे एड अप कर दिया, वो बन गया इंस्पेक्शन कॉस्ट का कॉस्ट पूल। इंस्पेक्शन कॉस्ट के अलावा एक और कॉस्ट जिसका नाम है कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। आपने कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट को एक जगह पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो बन गया कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट पूल। उसके अलावा एक और कॉस्ट जिसका नाम क्या है, सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट। तो आपने यहाँ पे सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट को एक जगह पे ऐड कर दिया तो वो बन गया सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट पूल। यानी जितनी भी एक्टिविटीज है ना उनकी कॉस्ट को एक जगह पे ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा उसका कॉस्ट पूल। सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट के अलावा कोई और कॉस्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे आपके पास एक कॉस्ट होती है जिसे आप कहते हैं मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। यार मेरे ख्याल से इससे पहले जो मैंने कॉस्ट लिखी है उनका तो आइडिया है आपको, क्या ख्याल है। सेटअप कॉस्ट अभी बात कर चुके हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या होगी, इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब प्रोडक्ट को बाकायदा उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, इसे इंस्पेक्शन के अलावा क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी कहते हैं, क्यूसी कॉस्ट। तो वो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट, जब कस्टमर तक हम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे उसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो सारी की सारी क्या है, कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट। सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट, सप्लायर से जो हमारे पास मटेरियल आएगा उसके ऊपर जो हमने कॉस्ट दिए, परचेजिंग नहीं, मतलब वहां से यहाँ तक लेके आने की जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह सारी की सारी है वो क्या कहलाएगी, सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट। आखिर में एरिया किसके ऊपर आ रहा है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के। ये बताओ ये मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट क्या होगी, बिल्कुल ऐसा ही। उसके बाद आखिर में हमारे पास एक और कॉस्ट आ गई जिसको हमने नाम दे दिया रेंट का या जर्नल कॉस्ट। जैसे रेंट, लाइट, हीट वगैरह, ये सारी की सारी कॉस्ट। अब इन सारी की सारी कॉस्ट, अब तुम्हें पता है कि थोड़ी देर पहले जब सेटअप कॉस्ट को हमने नंबर ऑफ यूनिट्स के ऊपर चार्ज किया था, किसकी बेसिस के ऊपर किया था, नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर। वो जो नंबर ऑफ सेटअप हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है यार, कोई बता सकते हैं वैसे नाम से देख के कॉस्ट ड्राइवर का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ड्राइव हो रही हो, मतलब अकर हो रही हो। ड्राइवर असल में वो फैक्टर है जिसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। आसान से अल्फाज में, जब आपकी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ सेटअप्स लगेंगे ज्यादा तो नंबर ऑफ सेटअप की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये उसका क्या है, फैक्टर।
अच्छा अब यार तुम लोग बताओगे इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए क्या यूज करूंगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चेक्स, सही, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन यानी नंबर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चेक्स। कोई बताएगा कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट के लिए? नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर, बिल्कुल ऐसा ही है, या नंबर ऑफ सेल्स रिसिप्ट। लेकिन यार असल में सेल रिसिप्ट के अंदर मसला एक छोटा सा ये आता है, कभी कभार एक ही कस्टमर से 2 सेल्स रिसिप्ट रिलेट कर रही होती है, तो वहां पे नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर रखे, नंबर ऑफ कस्टमर ऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट एरिया कौन सा है? सप्लायर ऑर्डर के लिए। अब यार जिस प्रोडक्ट के अंदर, अब जरा गौर से सुनना, एक दफा और जरा इसको ऐड कर दे भाई, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ सेटअप यूज हो रहे होंगे वहां पे ज्यादा कॉस्ट जाएगी, जहां पे नंबर ऑफ सेटअप कम यूज हो रहे होंगे वहां पे कम कॉस्ट जाएगी। अब एक प्रोडक्ट है जिसमें इंस्पेक्शन ना होने के बराबर होती है, तो उसे इंस्पेक्शन कॉस्ट का कम पोर्शन देंगे, और वो प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा दफा इंस्पेक्शन हो रही होती है लाजमी तौर पे उसे इंस्पेक्शन का ज्यादा पोर्शन जाएगा। वो प्रोडक्ट जिसके बहुत सारे कस्टमर्स ऑर्डर आते हैं उसको लाजमी तौर पे कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट का ज्यादा शेयर जाएगा। और अगर एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसका एक ही कस्टमर है, सारी के सारे यूनिट्स एक साथ ही चले जाते हैं, तो कस्टमर ऑर्डर कॉस्ट का शेयर उसके पास कम जाए। इसके अलावा सप्लायर ऑर्डर कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सप्लायर ऑर्डर, जहां पे सप्लायर ऑर्डर ज्यादा होंगे वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा होगी, जहां पे सप्लायर ऑर्डर कम होंगे वहां पे कॉस्ट भी कम होगी। इसके बाद मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कोई और ड्राइवर यूज हो रहा होगा तो वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा। जैसे सेटअप कॉस्ट ना कभी कभार नंबर ऑफ सेटअप के ऊपर नहीं बल्कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स के ऊपर भी होती है। जितनी दफा आप प्रोडक्शन रन लगाएंगे वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन असल में वो नंबर ऑफ सेटअप्स ही है। उसके बाद बिल्कुल आखिर में रेंट। यार रेंट के लिए कोई ड्राइवर हो सकता है? रेंट की कॉस्ट कब बढ़ती है? हाँ, लेकिन यार इसका प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई, अच्छा एक प्रोडक्ट के साथ इसका कोई रिलेशन बनता नहीं है। असल में रेंट एक ऐसी कॉस्ट है जिसके पीछे कोई ड्राइवर काम नहीं कर रहा होता। भाई देखो तुमने कहा ना कि हम जब ज्यादा जगह लेते हैं, एक बात बताओ एक ही पीरियड के अंदर हम ज्यादा या कम जगह ले सकते हैं? नहीं ना। यानी हमने किसी वक्त पे हमारी प्रोडक्शन बनी तो हमने ज्यादा जगह रेंटल के ऊपर ले ली, फिर हमने 2 महीने के बाद खाली कर दिया, फिर पुरानी वाली जगह पे आ गई, ये पॉसिबल नहीं। कुछ ऐसी कॉस्ट है जिनके लिए कोई ड्राइवर्स नहीं होती, जैसे जर्नल कॉस्ट, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन की बेसिस। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो बेसिस यूज हो रही होंगी जर्नल कॉस्ट के लिए भी हम वही बेसिस यूज कर लेंगे। अब जरा एक बात गौर से सुन लो, उसके बाद फिर इसे कॉपी कर लेना। जब तुमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज की थी तो उसके लिए एक ओएआर कैलकुलेट किया था, या तो वो लेबर आर की बेसिस के ऊपर था, या मशीन आर की बेसिस के ऊपर था, या प्रोडक्शन के ऊपर था। मानते हैं इस बात को? यहाँ पे एक ओएआर कैलकुलेट होगा या बहुत सारे ओएआर कैलकुलेट होंगे? अगर क्वेश्चन के अंदर ये सारी कॉस्ट होंगी फिर सारे के सारे ड्राइवर्स निकलेंगे। इसका मतलब है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या बनेंगे? मल्टीपल ओएआर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ओएआर कैलकुलेट हुआ और यहाँ पे मल्टीपल ओएआर कैलकुलेट होंगे। लेकिन यार तुम मुझे मल्टीपल ओएआर का फार्मूला बता दो, कोई भी एक फार्मूला अगर यहां से ऐड करना चाहो। ओएआर कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या बनेगा? अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने ओएआर कैलकुलेट किया था, सेटअप कॉस्ट वाला क्या रखा था ऊपर? क्या रखा था? सेटअप कॉस्ट, और डिवाइड किससे किया था? जबरदस्त किया यहाँ पे। सेटअप कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट पूल। क्या ख्याल है? कॉस्ट पूल को डिवाइड किससे करोगे? बिल्कुल ऐसा। और फिर उसके बाद अपनी प्रोडक्ट के ऊपर उसे अप्लाई करें। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक ओएआर कैलकुलेट होगा, यहाँ पे मल्टीपल ओएआर कैलकुलेट। बाकी इसके थ्योरेटिकल नोट्स के ऊपर इंशाल्लाह उसके बाद जाके बात करेंगे, पहले इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब इसके बाद फिर इसके क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से अगली क्लास से इंशाल्लाह क्वेश्चन स्टार्ट करें। हमने असल में प्रोविजन तो 8 बजे तक का बनाया हुआ था, लेकिन चलो 8:30 बज गए या, लेकिन कल से हमारी क्लास जो है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक की होगी। सही यार, ये सर उसामा से कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे कल की क्लास है, उसके बाद अगले वीक का स्केड्यूल भेज देंगे, मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा। मेरा मूड जो था, मैंने क्लास के स्टार्ट में बताया था, मेरा मूड ये है ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर क्लास हो। उसका फायदा ये हो जाता है कि बीच में आपको चीजें सॉल्व करने का मौका मिल जाता है। जैसे अगले वीक में एक क्लास अगर हो गई, अच्छा अगले वीक में आ रहा है रमजान, सही है, तो मैं अपने पास से यही ट्राई करूंगा कि मैं 2 क्लासेस कम से कम रमजान से पहले ले लूं। वैसे जुमेरात को रमजान है ना, जुमेरात की जुम्मा,
और अगर हम जुमेरात को भी क्लास लेते, जो अगर हम बुध को भी क्लास लेते हैं तो वो भी बड़ी क्रूशल होगी। तो मेरे ख्याल से हम एक काम करेंगे, अगली वीक में मंडे और ट्यूसडे को क्लास ले लेंगे और उसके बाद फिर एक क्लास रमजान में ले लेंगे, ताकि जरा थोड़ा सा ना कोर्स आगे की तरफ चला जाए। सही है, फिर रमजान में तो तुम्हें पता है 2 घंटे की क्लास होगी और वो होगी 4 बजे से लेकर 6 बजे। सही। तुम्हारी जॉब कितने बजे खत्म होगी रमजान में? हाँ तो कंफर्म कर लो पहले, 5 बजे तक। यार फार्मूला हमने यहाँ पे रखा, कॉस्ट पूल को हमने डिवाइड किया कॉस्ट ड्राइवर से। हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो? 5 बजे नहीं, नॉर्मली 5 बजे होती है, रमजान में 2-3 बजे तक ऑफ करते हैं। जहाँ पे 5 बजे ऑफ होता है वहां पे 2-3 बजे ऑफ होता है। फिर पिछली दफा तुम जॉब नहीं कर रहे थे, पहला साल है, तो पता कर लो सीनियर्स वगैरह से। वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता रमजान में वो 5 बजे छोड़े, थोड़ा पहले वाला मामला हो रमजान में, फिर उसी हिसाब से सेटिंग देख लेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक क्लास मुझे कल मिल जाए, ताकि मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को आगे बढ़ा दूँ। फिर मैं तुम लोगों को संडे का ब्रेक दे दूँ, जिसमें तुम लोग मुझे चीजें करके ला के दे दो। फिर मैं इंशाल्लाह मंडे ऑनवर्ड जो है वो फिर इसी के ऊपर काम करूंगी, अगले चैप्टर की तरफ मूव कर। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने आ चुके हैं, कितने क्वेश्चन है उसके अंदर, हैंडआउट के अंदर? मल्टीपल ओएआर निकालेंगे यार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मल्टीपल ओएआर कैलकुलेट होंगे, यहाँ पे मल्टीपल ओएआर कैलकुलेट होंगे और ओएआर का जो फार्मूला होगा, यहाँ पे मल्टीपल ओएआर कैलकुलेट होंगे और ओएआर का फार्मूला ये होगा, कॉस्ट पूल को हम डिवाइड करेंगे किससे? कॉस्ट ड्राइवर से। यार ये पहला क्वेश्चन है, सही है। अच्छा मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे दूं जो आप लोगों ने कंप्लीट करना। सही, हैंडआउट आप लोगों के पास मौजूद है, टास्क सुन लो यार। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बल्कि यार क्लास में करते हैं ज्यादा बेहतर। सही, बाकी क्वेश्चन तो छोटे ही हैं, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन रहते हैं। एमसीक्यूज भी मौजूद है इसके अंदर। सही, कल इंशाल्लाह ऐसे कंटिन्यू कर। सही, ऑनलाइन में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, इंशाल्लाह फिर कल आगे लेके चलते हैं। अल्लाह हाफिज।